सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ मर्न स्टैक कोर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू मर्न स्टैक देखा था, बेसिक नॉलेज लिया था मर्न स्टैक होता क्या है, प्री रिक्विजिट्स देखे थे, जिसमें से एक था HTML, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हम लोगों ने देखा था कि मर्न स्टैक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले HTML के बारे में बात करेंगे और इसी वीडियो में HTML को ख़त्म भी कर देंगे। तो इस पूरे वीडियो को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे HTML के बारे में। थर्ड पार्ट में हम लोग टैग्स के बारे में समझेंगे। फोर्थ पार्ट में CSS के बारे में समझेंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन CSS कैसे ऐड करते हैं HTML में। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हमें जो कवर करना है वो है बेसिक नॉलेज अबाउट वेब ब्राउजर। ब्राउजर के बारे में क्यों पढ़ना है? ब्राउजर के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम चाहे रिएक्ट में वेबसाइट बनाओ या नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से या PHP में या कोई भी टेक में, एट द एंड ऑफ द डे वो रन कहाँ होने वाला है? वेब ब्राउजर में। तो ब्राउजर के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज लेना बेसिक नीड बन जाती है। अभी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ब्राउजर पे जाओ, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। इस इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास डेव टूल्स खुल के आते हैं और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इस डेव टूल्स में बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, एक एक करके उसे समझते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हमें दिखते हैं जो भी वेब पेज पे तुम अभी हो या फिर जिस भी वेबसाइट पे हो, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का HTML तुम्हें एलिमेंट्स वाले सेक्शन में मिल जाता है। अब जब तुम एलिमेंट्स में किसी भी सेक्शन पे क्लिक करते हो, लेट्स से बॉडी के अंदर ये कंटेंट रहा, इस कंटेंट में मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इसके सारे CSS यहाँ पे डिस्प्ले होंगे स्टाइल्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ कंसोल का, तो ये कंसोल वो जगह होते हैं जहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट के आउटपुट्स दिखते हैं। डिबग करने के लिए बेसिकली ये काम आता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उधर अभी हम लोग नहीं जाने वाले। अभी सिर्फ हम लोगों को इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में समझना होगा। एक तो होगा हमारा एलिमेंट्स जिसमें हमें HTML दिख रहा होगा, दूसरा होगा हमारा कंसोल जिसमें हमें जावास्क्रिप्ट का आउटपुट दिख रहा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही जानना काफ़ी है वेब ब्राउज़र के बारे में, क्योंकि इनके हम लोग यूज़ करने वाले आने वाले 3 वीडियो में, इस वीडियो को मिला के। ये था वेब ब्राउज़र का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं वॉट इज अ वेबसाइट एंड वॉट इज अ वेब पेज। इसको समझने के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल quotesofrohan.com एक वेबसाइट है। इस quotesofrohan.com वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। पहला पेज तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम quotesofrohan.com सर्च करोगे, तुम्हारे सामने एक रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ quotesofrohan.com, तो ये जो खुल के आया सामने में, ये एक वेब पेज है। इसमें बहुत सारे वेब पेजेस है। जैसे एक तो तुम्हारा होम पेज हो गया, एक तुम्हारे पास ब्लॉग सेक्शन है। ब्लॉग पे अगर क्लिक करोगे तो तुम्हें जो खुल के आ रहा है, ये एक वेब पेज है। और इसके अंदर तुम्हें जावा का अलग एक ब्लॉग सेक्शन है एंड वेब डेवलपमेंट का एक अलग ब्लॉग सेक्शन है। वैसे अबाउट अस है, TNC है, रजिस्टर पेज है, लॉगिन पेज है। ये सारे अलग अलग वेब पेजेस है, क्योंकि सब में तुम्हें एक चीज़ कॉमन मिलेगा। चाहे तुम होम पेज पे रहो तो कोट्स ऑफ रोहन तुम्हें कॉमन मिलेगा, एंड अबाउट में जाओगे तो कोट्स ऑफ रोहन स्लैश अबाउट अस। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एक ही वेबसाइट के दो अलग अलग वेब पेजेस हैं। सो इसका कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कोट्स ऑफ रोहन हुआ, quotesofrohan.com/अबाउट हुआ, quotesofrohan.com/कॉन्टैक्ट, मान लो कॉन्टैक्ट हुआ। ओके, सो यहाँ पे कोट्स ऑफ रोहन का स्पेलिंग गलत है, एन यहाँ पे होगा। सो ये तीनों अलग अलग वेब पेजेस हैं, बट जब तुम इसे क्लब कर देते हो तो ये एक वेबसाइट बन जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये तीनों वेब पेजेस हैं, बट एक वेबसाइट के 3 अलग अलग वेब पेजेस हैं। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस क्या होता है और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये वाला पार्ट डन हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिखते चला जाता हूँ, डन। वेबसाइट हमें समझ में आ गया, वेबसाइट क्या होता है, डन। वेब पेजेस क्या होता है एंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी डन। टेक्स्ट फॉर फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में हम लोग बहुत सारे नहीं, 3 टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और वो 3 टेक्नोलॉजी क्या है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बनता है। तो वो 3 टेक्नोलॉजी है, सबसे पहला है हमारा HTML, ओके, एंड सेकेंड है हमारा CSS एंड थर्ड है हमारा जावा स्क्रिप्ट। अब इन तीनों का काम क्या होता है, अगर देखो सबसे पहले तो ये समझो, भले ही HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का ही यूज करके अगर बना रहे हो वेबसाइट, तो ये तीनों रहेंगे ही। अगर तुम रिएक्ट में बना रहे हो तो रिएक्ट भी एट द एंड ऑफ द डे जब वो यूजर के पास उसका इंटरफेस पहुंचता है, मतलब यूजर के पास जब वो वेबसाइट पहुंचता है, तो एक्चुअल में HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में ही पहुंचता है। तुम कोड कर रहे होते हो रिएक्ट में, रिएक्ट तुम्हें बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट फंक्शनैलिटी दे देता है जिसमें तुम्हारा डेवलपमेंट ईजी हो
हो पाए, बट जब वो सर्व होता है तो लास्ट में बंडल होके HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही निकलता है, बिकॉज हमारा जो ब्राउजर होता है वो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट को ही समझता है। अब इन तीनों का फंक्शनैलिटी भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि इन तीनों का फंक्शनैलिटी क्या होता है। तो HTML बताता है हमारे वेबसाइट पे क्या होगा, पैराग्राफ होगा या नहीं, इमेज होगा या नहीं, वीडियो होगा या नहीं, ये सब कुछ। अगर मुझे एक वेबसाइट पे पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ डिक्लेयर कहाँ होगा, HTML के अंदर। CSS क्या करेगा, वो बताएगा कैसा होगा, यानी HTML ने बता दिया कि मेरे वेबसाइट पे एक बटन होगा। अब वो बटन रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, या उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो कैसा दिखेगा, उसका फॉन्ट फैमिली क्या होगा, ये सब कौन बताएगा, ये सब बताएगा हमारा CSS। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि हमारे वेबसाइट पे एक बटन होगा वो बता दिया, बटन आ गया। यहां पे हमने बताया कि बटन कैसा होगा, और जावास्क्रिप्ट के मदद से हम ये बताएंगे कि बटन पे अगर कोई बंदा क्लिक करता है रिएक्शन क्या होगा। अब इन चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ तुम इतना समझो कि ये एक HTML का एक प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट है। अभी क्योंकि मैंने बॉडी टैग के अंदर कुछ नहीं डाला है तो मुझे वेबसाइट पे कुछ नहीं दिख रहा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, मुझे अपने वेबसाइट पे एक बटन चाहिए था तो मैंने बटन बनाया। ये मैंने कहाँ लिखा, HTML में। HTML का ये कोड है, HTML में लिखा। उसके अंदर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, उस बटन पे क्लिक मी, क्लिक या सबमिट ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए, वो भी मैंने कहाँ बताया, HTML के हेल्प से। तो हमारे वेबसाइट पे एक बटन आ गया जो कि बाय डिफॉल्ट है। इसका जो कलर है, बॉर्डर है, वो सब कुछ बाय डिफॉल्ट पहले से तुम्हें HTML में मिलता है। अब मैंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग ऐड करा। ये है हमारा CSS ने क्या करा, हमारे बटन को थोड़ा सा डिजाइनिश बना दिया। अभी भी इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ HTML लिखा था तब भी कुछ नहीं हो रहा था, CSS ऐड करा तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर दिया। अब क्या होगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात से क्लियर हुआ होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का अपना इंडिविजुअल काम क्या होता है। फ्रंट एंड टेक के बारे में हम लोग समझ गए, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या बताओ तुम बिना जावास्क्रिप्ट के क्या वेबसाइट बना सकते हो, तो अगर मैं इसमें से सिर्फ जावास्क्रिप्ट का पोर्शन हटा दूं तो भी ये तो वेबसाइट तो लाइव है, तो मतलब बिना जावास्क्रिप्ट के भी तुम्हारा वेबसाइट बन सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, अब वो वेबसाइट यूजर के किसी क्लिक पे या किसी भी चीज पे कोई रिएक्शन शो नहीं करने वाला है। अगर इंटरेक्शन चाहिए तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या बिना CSS और बिना जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट बन सकता है, तो हाँ बिल्कुल बन सकता है। बिना CSS के भी वेबसाइट बन सकता है और बिना जावास्क्रिप्ट के भी वेबसाइट बन सकता है। दोनों भी नहीं रहे तब भी चलेगा, क्योंकि तुम्हें बटन तो मिल ही रहा है, ये वेबसाइट तो लाइव है। बट बिना HTML के जावास्क्रिप्ट बन सकता है तो नहीं। अगर मैंने HTML ही हटा दिया तो यहाँ पे तो वेबसाइट में रहेगा ही नहीं। अब तुम्हें बटन चाहिए, तुम कितना भी बटन को डिजाइन तो तब करोगे ना जब बटन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एग्जिस्टेंस को कौन बताता है, HTML। इसलिए बिना HTML के वेबसाइट नहीं बन सकता है। और क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है, तो नहीं, HTML का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अभी मार्केट में कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो HTML को तुम्हारे रिप्लेस कर सके। तो इंपॉर्टेंस तुम्हें HTML का समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं IDE की तरफ। हमें ये समझना है पहले तो IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे तुम ये जो एप्लीकेशन देख रहे हो इसको कहते हैं VS कोड। VS कोड तुम्हें अलाउ करता है डिफरेंट लैंग्वेज, एक्चुअली जितने लैंग्वेज अभी मार्केट में अवेलेबल है तुम सारे लैंग्वेजेस से यहाँ पे कोड कर सकते हो। तो क्या सिर्फ VS कोड का ही मैं यूज कर सकता हूँ, नहीं। तुम चाहो तो तुम वर्ड का यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो नोटपैड का यूज कर सकते हो। बट एक अच्छा आईडी इसलिए बोला जाता है VS कोड को, क्योंकि जब तुम VS कोड में कुछ भी लिखते हो तो उसमें ऑटो कंप्लीशन का तुम्हें फीचर मिलता है। यही ऑटो कंप्लीशन का फीचर तुम्हारे डेवलपमेंट को थोड़ा सा स्पीड अप करता है। इस वजह से हम लोग कुछ अच्छा IDE प्रिफर करते हैं। हमारे ट्यूटोरियल में जो हम लोग प्रिफर करने वाले हैं वो VS कोड है। पहला, ये लाइट वेट है, सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। साथ ही VS कोड में तुम्हें बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाते हैं, तुम्हारे डेवलपमेंट के प्रोसेस को थोड़ा सा ईज डाउन करता है एंड फास्ट बनाता है। अब इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लेते हैं। मैं जाऊंगा गूगल पे, एक बार गूगल खुल जाए तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा इंस्टॉलिंग VS कोड, एंटर हिट करूंगा। जो फर्स्ट URL आएगा उस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड का बटन मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक करो। अपने OS के अकॉर्डिंग, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर तुम मैक में हो तो ये वाला बटन पे क्लिक करोगे। मैं विंडोज़ पे हूँ तो मैं विंडोज़ वाला सिलेक्ट करूंगा एंड मेरा डाउनलोडिंग हो जाएगा स्टार्ट। पहले तो मुझे पूछेगा कि कहाँ स्टोर करना है, तो मैं डाउनलोड्स में ही स्टोर करूंगा और मेरा डाउनलोडिंग कंप्लीट भी हो जाएगा, जस्ट बिकॉज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है। इस पर तुम्हें क्लिक करना है। अब क्योंकि मेरा VS कोड ओपन है ऑलरेडी इसलिए ये रन नहीं हो रहा, बट मैं इसे क्लोज करके तुम्हें दिखा देता हूँ। सारे प्रोसीजर को वैसे ही फॉलो करना जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे ये इंस्टॉल होना चाहता है वहीं पे इंस्टॉल होने देना, इसे अपने हिसाब से छेड़छाड़ मत करना।
सबसे पहले तुम्हें आई एक्सेप्ट दी अग्रीमेंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब तुम्हारे पास हो सकता है कुछ ऐसा इंटरफेस है जिसमें ये दोनों सिलेक्ट ना हो, तो तुम्हें इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है। इसे सिलेक्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा, डेस्कटॉप पे हमें आइकन क्रिएट नहीं करना है। एंड इन चारों को तो डेफिनेटली तुम्हें क्लिक करना ही करना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था लेकिन वापस से मैंने इंस्टॉल कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंप्लीट एक बार हो जाए तो फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो मैं इसे मिनिमाइज करूंगा। एंड ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है। इस पे अगर किसी भी फोल्डर पे तुम एक फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर के अंदर आओ, राइट क्लिक करो, तुम्हें यहाँ ओपन विथ कोड का ऑप्शन मिलेगा। ओपन विथ कोड पे क्लिक करोगे, तुम्हारा VS कोड उस पर्टिकुलर फोल्डर में खुल जाएगा। अब मुझे ये कैसे पता ये फोल्डर के अंदर ही ये VS कोड खुला है? जो फाइलें यहाँ पे हैं वही फाइल मुझे एक्सप्लोरर के अंदर भी दिख रही है। इंडेक्स रीडमी वर्क्स ऑफ टेक, तो वही मुझे यहाँ भी दिख रहा है, इंडेक्स रीडमी वर्क्स ऑफ टेक्स्ट। तो अगर टेक, अगर मैं यहाँ पे कोई नया फोल्डर बनाता हूँ, लेट्स से first.html, एंटर मारूंगा तो यही सेम चीज तुम्हें यहाँ पे भी first.html बन के मिल जाएगा। तो जो तुम यहाँ पे बनाओगे, पहले तो सारा डायरेक्टरी तुम्हें यहाँ दिखेगा, और जो तुम कुछ नया क्रिएट करोगे वो यहाँ पे भी क्रिएट होगा। अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो वो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस फोल्डर का नाम दे दूंगा, लेट्स से न्यू फोल्डर, एंटर मारूंगा तो यहाँ पे तुम्हें एक न्यू फोल्डर करके बन के आ जाएगा। तो ये समझ में आया होगा तुम्हें कि ये जो मेरा VS कोड है वो इसी फोल्डर के अंदर खुला हुआ है। ओके, सो मैं VS कोड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। व्हाट इज ID हम लोगों ने देख लिया। ऐसा एप्लीकेशन होता है जो हमारे डेवलपमेंट पेस को थोड़ा फास्ट बनाता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे तुम कोड कर सको। एंड इंस्टॉलिंग ID हमने वो भी देख लिया। अब हम लोग मूव करेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमने देखना है HTML का बेसिक्स। सो सेकेंड पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज HTML। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML से तुम एक वेबसाइट का स्केलेटन बनाते हो, एक बेस बनाते हो, जहां पे तुम ये डिक्लेयर करते हो कि तुम्हें वेबसाइट में क्या क्या चाहिए। सो ये डिस्कशन हमने पहले भी कर चुका था, इसलिए इस पे ज्यादा नहीं घुसेंगे। कैसे होता है वो हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे। सो ये भी डन है। इंपॉर्टेंस ऑफ HTML भी हमने देखा था कि बिना HTML की कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकता है, तो ये भी हमने पहले ही कवर कर चुका है। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कोई HTML का फाइल बनाते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं तो .doc लास्ट में रखता है। अगर कोई नोट पैड पे अगर कुछ बना रहे, कुछ लिख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट लिख रहे हैं, तो उसका एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। ऐसे ही जब हम लोग कोई HTML फाइल बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं, पहले तो नाम देते हैं फाइल का, कुछ भी दे सकते हो तुम, फर्स्ट भी दे सकते हो, कोट्स ऑफ रोहन भी दे सकते हो, जो नॉर्मल सब लोग फर्स्ट होम पेज जब बनाते हैं किसी भी वेबसाइट के तो index.html लिखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड अनसेड रूल है, इसलिए हम लोग भी index.html ही बनाएंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जब भी HTML का फाइल बनता है तो लास्ट में .html होना चाहिए। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो लेकिन लास्ट में .html एक्सटेंशन होना ही चाहिए। एंटर हिट करेंगे, ये हमारा index.html का फाइल क्रिएट हो जाएगा। पहले बात करते हैं टैग्स, ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग्स एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो टैग्स होता है, कीवर्ड्स होते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जिनको तुम एंगल ब्रैकेट के अंदर रैप अप करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं HTML का, तो HTML खुद में एक टैग भी है। एंगल ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ पे HTML लिखूंगा एंड एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक टैग बन गया। को ऐसे ही क्यों लिखते हैं? क्या यहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट लगा सकता हूँ ऐसे? तो नहीं, ये तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसने HTML बनाया था उसने रूल ही ऐसा बनाया था कि तुम्हें एंगल ब्रैकेट के अंदर में अपने टैग का नाम रखना है और एंगल ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। ये बना तुम्हारा एक टैग। इसमें इसके बीच में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, सिर्फ HTML नहीं होता है। तुम हेड भी डालोगे, यहाँ पे बॉडी भी डालोगे, डिपेंड करता है तुम्हें अपने वेबसाइट पे चाहिए क्या, उस अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे टैग का नेम देते हो। नेम क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। एक जैसे हेडिंग के लिए H1 आता है, पैराग्राफ के लिए P टैग आता है, वैसे ही हर टैग को बनाने का जो तरीका होता है वो यही होता है। दो तरीके के टैग होते हैं, दो नहीं एक्चुअली 3 तरीके के टैग होते हैं। एक होता है तुम्हारा ओपनिंग टैग, एक होता है तुम्हारा क्लोजिंग टैग एंड एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? किसी किसी जगह पे जब तुम्हें मान लो कि पैराग्राफ लिखना है, अब हम लोगों ने देखा था कि उस P टैग को हमें किसके अंदर रैप अप करना है, उसे हमें करना है एंगल ब्रैकेट के अंदर में रैप अप। तो यहाँ पे मैंने एक P टैग बनाया, इसे अभी फिलहाल के लिए हटाते हैं। ये हमारा पैराग्राफ टैग हुआ। अब यहाँ पे इसके अंदर मुझे लिखना है माई नेम इज रोहन, बस
इतना मुझे एक पैराग्राफ अपने वेबसाइट पे ऐड करना था। मैंने पी टैग को ओपन करा, ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, और जो मुझे वैल्यू देना था वो वैल्यू मैंने पुट करा। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ओपन स्लैश पी एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारा क्लोजिंग टैग। ये क्या बताता है कि हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, ताकि हम लोग दूसरा पैराग्राफ लगाना है तो वो वहां से शुरू कर सके। इसलिए एंडिंग को डिनोट करने के लिए हम लोग क्लोजिंग टैग का यूज करते हैं। तो जहां से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होगा वहां पे हम लोग पैराग्राफ का ओपनिंग टैग लगाएंगे, जहां पे वो पैराग्राफ एंड हो रहा है वहां पे पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग लगाएंगे, एंड बीच में जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर इसको ओपनिंग टैग से लेकर के वैल्यूज को इंक्लूड करके एंड क्लोजिंग टैग को भी इंक्लूड करके अभी जो मैंने पूरा सिलेक्ट करा है इसे कहते हैं एलिमेंट। तो हम लोगों ने देख लिया ओपनिंग टैग्स क्या होते हैं, क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग का। कहीं कहीं पे यहाँ पे तो मुझे पैराग्राफ डालना था, तो पैराग्राफ के एक कुछ वैल्यू होगा, जो पैराग्राफ में जो लेटर्स जाएंगे, टेक्स्ट जाएंगे, वो कुछ वैल्यू होंगे। अगर मुझे मान लो कि इमेज डालना है वेबसाइट पे, इमेज डालने के लिए मुझे कुछ टेक्स्ट एंटर नहीं करना है, मुझे सिर्फ यूआरएल देना है इमेज का एसआरसी के अंदर में, एंड उसका ऑल्टरनेट, अगर मान लो कि मेरा इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उस जगह पे, उस इमेज की जगह पे मुझे एक टेक्स्ट शो कराने, वो हम लोग ऑल्ट के अंदर डालते हैं। ये सब सारे टैग हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे, बट यहाँ पे इसका कोई ऐसा क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे /img, ये जो क्लोजिंग टैग है वो नहीं होता है, क्योंकि इसके बीच में हमें कुछ कंटेंट नहीं डालना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो टैग है इसी के लास्ट में मैं स्लैश डाल दूंगा, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बन जाएगा, जो खुद से ही क्लोज हो जाता है। इसका कोई एक्स्ट्रा क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया, टैग्स देख लिया, ओपनिंग टैग्स देख लिया, क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं वो देख लिया, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं वो भी देख लिया। तो ये पार्ट हमारा डन है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज, टैग्स, एलिमेंट्स, चाइल्ड एलिमेंट एंड पेरेंट एलिमेंट। ये क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास दो टैग्स हैं। अब हमने ये तो पहले ही देख चुका है कि वैल्यू क्या होता है, टैग क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो हमारा ये दोनों है, ये दोनों को टैग बोल सकते हो, जिसमें से ये तुम्हारा ओपनिंग टैग है, ये तुम्हारा क्लोजिंग टैग है। तुम तीनों को अगर इंक्लूड कर लोगे तो ये पूरे को हम लोग बोलते हैं एक एलिमेंट, जिसका वैल्यू जो है वो ये है। अब हमें दो चीज देखना है, एक तो ये चिल्ड्रन एलिमेंट कहने से क्या मतलब है, पेरेंट एलिमेंट कहने से क्या मतलब है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक डिव टैग बनाया, डिव टैग के अंदर मैंने पी टैग बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा माई नेम इज रोहन, एंड दूसरा पी टैग बनाया, इसके अंदर लिखा यू आर वॉचिंग कोट्स ऑफ रोहन। तो ये हमारा दूसरा पैराग्राफ टैग बन गया। इन दोनों को मैंने ग्रुप कर दिया है एक डिव टैग के अंदर में। ये डिव टैग का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर मेरे पास दो पैराग्राफ्स है। तो इन दोनों पैराग्राफ्स के लिए ये जो पूरा एलिमेंट है, पूरा ये क्या हो जाएगा, पेरेंट एलिमेंट, क्योंकि ये इसके अंदर है। और इस डिव एलिमेंट के लिए, इस पूरे एलिमेंट के लिए इनके जो चिल्ड्रन एलिमेंट हो जाएंगे वो एलिमेंट्स होंगे जो इसके अंदर है। जैसे एक एलिमेंट ये हो गया, और ये दोनों किसके चाइल्ड एलिमेंट है, इस डिव टैग के चाइल्ड एलिमेंट है। तो जो अंदर रहेगा वो चाइल्ड एलिमेंट हो जाएगा, और वो जिसके अंदर है वो पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें ये भी समझ में आया होगा कि चिल्ड्रन एलिमेंट किसे कहते हैं एंड पेरेंट एलिमेंट किसे कहते हैं। तो जब भी कोई HTML का फाइल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम उसे HTML टैग के अंदर रैप अप करते हैं, और उस टैग के अंदर ही HTML टैग है, उसके अंदर ही हम लोग अपना पूरा वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। इस HTML का दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हेड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है बॉडी पार्ट। ये समझ में आ रहा होगा हमें कि सबसे अबव लेवल पे हमारा HTML टैग होता है, उसके अंदर दो टैग्स होते हैं, एक तो हेड टैग होता है, दूसरा बॉडी टैग होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। हर वेबसाइट में तुम कुछ भी रैंडम गूगल पे सर्च करो, लेट्स से मैं यहाँ पे HTML ही सर्च करता हूँ, एंड कोई भी वेबसाइट को खोलूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो एलिमेंट्स के अंदर मुझे HTML दिख रहा होगा। तो देखो, हर वेबसाइट के स्टार्टिंग जो टैग होगा वो HTML से शुरू होगा, उसके बाद उसमें एक हेड टैग होगा, एंड उसके बाद बॉडी टैग होगा। बाकी सारे टैग्स हो भी सकते हैं किसी वेबसाइट में, किसी वेबसाइट पे नहीं भी हो सकते हैं, बट HTML टैग शुरू इससे होगा, एंड एंड भी लास्ट में तुम्हें HTML टैग ही मिलेगा। अगर तुम यहाँ नीचे में देख पा रहे हो तो एंड भी HTML टैग से ही होगा, एंड उसके अंदर तुम्हें एक बॉडी टैग ओपनिंग मिलेगा एंड क्लोजिंग मिलेगा, हेड टैग ओपनिंग क्लोजिंग मिलेगा, एंड बॉडी टैग ओपनिंग क्लोजिंग मिलेगा। तो ये हर एक वेबसाइट पे होता है। अगर सिर्फ अभी W3 स्कूल खोला हुआ हो मैंने,
अगर मैं दूसरे भी वेबसाइट पे जाता हूँ, लेट्स से विकिपीडिया बहुत फेमस वेबसाइट है, अगर इस वेबसाइट पे जब जाता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो एलिमेंट्स के अंदर सबसे ऊपर जो है वो हमें HTML टैग मिलेगा। सबसे नीचे अगर मैं जाता हूँ तो सबसे नीचे भी मुझे HTML टैग मिलेगा। बीच में दो टैग्स आएंगे, पहला तो होगा हेड टैग, दूसरा होगा बॉडी टैग। अब देखो इसमें और सारे कोई भी टैग्स अवेलेबल नहीं है, इसमें सिर्फ HTML के अंदर पूरा रैपअप है और उसमें दो ही टैग्स है, एक है हमारा हेड टैग, दूसरा है हमारा बॉडी टैग। तो इस तरीके से तुम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को बना सकते हो। तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है, HTML टैग को खोलना है, उसके अंदर दो टैग्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट, पहला है हेड टैग, दूसरा है बॉडी टैग। ओके, तो ये डिस्कशन हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर पे, डन। अब बात करते हैं HTML के बॉयलर प्लेट कोड का, एंड एक एक करके उन सारे टैग्स को समझते हैं कि उनमें कौन कौन से टैग्स आते हैं। अब IDE इसलिए इंस्टॉल करवाया मैंने, अगर तुम यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क दोगे एंड एंटर हिट करोगे तो तुम्हें एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। इनमें से बहुत सारे कोड ऐसे हैं जो तुम नहीं भी लिखोगे वेबसाइट पे तो चलेगा, बट अगर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे फर्स्ट लाइन को अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML कहने से मतलब होता है कि इस पूरे पेज में, इस पूरे फाइल में एक डॉक्यूमेंट मिलने वाला है जिसका टाइप जो है वो HTML है। अब मैं अगर इसे नहीं भी लगाऊं तो भी मेरा वेबसाइट वर्क करेगा, बट तुम किसी भी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो तुम्हें सबसे ऊपर अगर एलिमेंट में सर्च करोगे तो तुम्हें डॉक टाइप HTML मिलेगा ही, उसके बाद उन्होंने अपना एक HTML टैग शुरू करा होगा। अगर मैं इसमें सबसे ऊपर चला जाऊं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, उसके बाद उन्होंने HTML का टैग शुरू करा है, एंड उसके बाद उसके अंदर हमारा हेड टैग है एंड बॉडी टैग। तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये सारे वेबसाइट में लगता है, स्टैंडर्ड रूल है, इसलिए हम लोग भी लगाएंगे अपने वेबसाइट पे। दूसरे में तुम्हें दिख रहा होगा HTML टैग मैंने शुरू करा एंड सबसे एंड में खत्म करा, यानी क्लोजिंग टैग लगाया, और ये इसका ओपनिंग टैग है। इसी के बीच में मेरे पूरा वेबसाइट का कोड जाएगा, तो ये तो लगाना मस्ट है। अब इसमें तुम्हें एक और चीज एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, जब हम लोगों ने बनाया था तो ये बनाया था, अभी तुम्हें ये भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? लैंग इंक कहने का मतलब है कि हमारा जो वेबसाइट है उस पे जो तुम्हें टेक्स्ट मिलेगा उसका लैंग्वेज क्या होगा? इंग्लिश। ठीक है, ये इस चीज को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है? वेब ब्राउजर को या फिर कोई भी सर्च इंजन को, लाइक गूगल। अब मैंने बताया था कि HTML के अंदर तुम्हारे पास दो पार्ट होता है, एक तो तुम्हारा हेड पार्ट होता है और दूसरा तुम्हारा बॉडी पार्ट होता है। तो जो बॉयलर प्लेट कोड जो VS कोड ने हमें बना के दिया है उसमें भी तुम्हें एक हेड पार्ट दिख रहा है, हेड शुरू हुआ, उसके बीच में कुछ कंटेंट्स है एंड हेड क्लोज हो गया। वैसे ही बॉडी पार्ट भी शुरू हुआ एंड बॉडी टैग क्लोज हो गया। इतना तो हमें समझ में आ गया HTML के अंदर दो चीज होता है, हेड एंड बॉडी। अब इन दोनों का काम क्या होता है वो समझते हैं। अगर मैं गूगल पे कुछ भी टाइप करूं, लेट सपोज HTML ही दोबारा से टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस वेब पेज पे, इस लिंक पे क्लिक करने पे ये वेब पेज खुल रहा है। इस वेब पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है मुझे पहले ही पता था बिना इस लिंक पे क्लिक किए हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका एक छोटा सा टाइटल एंड उस पेज के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन मुझे ऑलरेडी मिल चुका था कि इस पेज पे, इस लिंक पे क्लिक करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे HTML ट्यूटोरियल मिलने वाला था। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो HTML के बारे में मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे जाऊँगा तो फिर मुझे HTML ट्यूटोरियल ही देखने को मिलेगा। तो ये जो टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शन है, ये हम लोग कहाँ ऐड करते हैं? ये हम लोग इस हेड टैग के अंदर में ऐड करते हैं। ये क्या दिखाता है? डेटा अबाउट डेटा, यानी मेटा डेटा। फर्ज करो तुम किसी बुक स्टोर में गए और उस बुक स्टोर में जाके तुमने एक मैथमेटिक्स 10th क्लास का NCERT बुक मांगा। अब उसने तुम्हें एक बुक ला के दिया, तो तुम एक बार तो कंफर्म करोगे कि बुक सही है कि नहीं। उसको उसको कंफर्म करने के लिए तुम क्या करोगे? क्या पूरा बुक पढ़ोगे? नहीं। तुमने क्या करा? तुमने फर्स्ट फ्रंट पेज देखा उसका, जो ऊपर में उसका कवर होता है, उस पर प्रिंटेड होता है, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा मैथमेटिक्स 10th NCERT। उससे तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि इस बुक में जो कंटेंट है वो 10th क्लास के NCERT का मैथमेटिक्स का कंटेंट है। वैसे ही किसी भी वेबसाइट में ये हेड सेक्शन काम करता है, वेब पेज पे तुम्हें क्या मिलने वाला है ये बताता है। इसी में मेरे पास एक टाइटल टैग होता है, जो ये टाइटल जो हमें गूगल सर्च में ये जो टाइटल दिखा रहा था, ये टाइटल कहाँ से फेच होता है? इसी टाइटल टैग के अंदर में जो भी कुछ तुम लिख दोगे वो फेच होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो ये जैसे गीक्स फॉर गीक्स का HTML ट्यूटोरियल, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर टैब पे देखो यहाँ भी HTML ट्यूटोरियल ही लिखा हुआ है। एंड मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा एंड एलिमेंट्स के अंदर मैं हेड टैग के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे एक टाइटल टैग दिखने वाला है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। टाइटल टैग, ओके।
सो अगर नहीं मिल रहा है तो कंट्रोल F प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं टाइटल सर्च करूँगा तो मुझे टाइटल टैग मिल जाएगा। सो यहाँ पे मेरा टाइटल टैग है। इस टाइटल टैग के अंदर वैल्यू क्या दिया हुआ है, HTML ट्यूटोरियल। एंड सेम चीज़ मुझे गूगल पे भी दिख रहा था, ये देखो HTML ट्यूटोरियल। तो हम लोग जो भी इस टाइटल टैग में सेट करेंगे, फर्स्ट तो हमें अपने टैब पे जो टेक्स्ट लिखा आता है वहाँ पे दिखेगा। एंड गूगल पे अगर हमारा वेबसाइट इंडेक्स करता है तो वहाँ पे भी वही टाइटल दिखेगा जो हम लोगों ने टाइटल टैग के अंदर डाला है। अब इस डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के लिए हम लोग मेटा कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, मेटा टैग का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे भी मेटा टैग एडेड है। इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी कि ये दोनों क्या करते हैं। फिलहाल के लिए डिस्क्रिप्शन वाले टैग पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मुझे जो भी कंटेंट देना है वो मैं दे सकता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब HTML में सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर ये चीज़ आते हैं, लेकिन अगर तुम HTML में सेल्फ क्लोजिंग टैग देना भूल भी जाते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्राउज़र उसको करेक्ट कर देता है। बट ज़्यादा बेटर है कि तुम टैग लगाने का आदत रखो ताकि तुम्हें फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे सब में लगा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यही होता है कि तुम सेल्फ क्लोजिंग टैग से उसे बंद करो। तो यहाँ पे मैंने लगाया मेटा डिस्क्रिप्शन नेम इक्वल्स टू इतना कंटेंट, जो भी मुझे कंटेंट देना है, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब ऐप। तो मेरे ब्राउज़र पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ये जो टैब जहाँ पे मेरा index.html खुला हुआ है, इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे मुझे कॉपी पाथ का ऑप्शन मिलने चाहिए, ये रहा कॉपी पाथ। अगर मैं कॉपी पाथ करूँ एंड अपने ब्राउज़र पे जाके इसे पेस्ट कर दूँ, एंटर मारूंगा, तो मेरा वेबसाइट यहाँ पे रन करने लगेगा। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा तो मैंने जो भी यहाँ पे HTML लिखा है, अगर मैं तुम्हें छोटा करके थोड़ा दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने जो भी HTML लिखा है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा, जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो। एंड बॉडी टैग के अंदर मैंने कुछ नहीं रखा है, इसलिए बॉडी टैग अभी खाली है। सो इस क्या इतना मुझे हर बार लिखना पड़ेगा? तो नहीं, आईडी यहीं पे काम आता है। तुम सिर्फ यहाँ पे मेटा लिखोगे, कोलन दे के DESC लिखोगे, एंटर मारोगे, तो यहाँ पे पूरा तुम्हारा कंप्लीट होके आ जाएगा। एंड तुम्हें सिर्फ कंटेंट लिखना है, माई फर्स्ट वेब ऐप, एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये कितना फास्ट कर दिया। अगर मुझे लिखना पड़ता तो मुझे हर एक वर्ड लिखना पड़ता, बट मैंने छोटे से कीवर्ड से ही पूरा का पूरा लाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया मेरा, एंड मुझे सिर्फ उसका कंटेंट भरना पड़ा। ये आईडी का फ़ायदा होता है। सो ऐसे तुम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो, ये वो डिस्क्रिप्शन होता है जो तुम्हें यहाँ पे दिखता है। ओके, ऐसे ही तुम कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेटा कोलन KW, एंटर हिट करूँगा तो नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स आ जाएगा। एंड यहाँ पे तुम अपना कीवर्ड्स दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड, जो जितना भी कीवर्ड तुम्हें लगाना है कॉमा दे के तुम लगा सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर। ये रैंकिंग में बेसिकली हेल्प करता है कि गूगल पे जब कोई कुछ सर्च करे तो तुम्हारा वेबसाइट रैंक 1 पे आए, इसके लिए ये सारा डेटा काम करता है। तो हेड टैग के बारे में अभी फ़िलहाल के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। अब मूव करते हैं आगे की ओर। तो बॉयलर प्लेट कोड हमारा डन हो गया। अब बात करते हैं लाइव सर्वर का। मैंने यहाँ पे इस पे आया था एंड राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करा था, एंड यहाँ पे मैं जाने के बाद पेस्ट करा था। सो अगर तुम एक चीज़ देखो कि जो हमारा HTML है उसके अंदर हेड टैग के अंदर कुछ कंटेंट हमने पहले से डाल रखा है। यहाँ पे मैंने डाला है फर्स्ट एंड सेकंड कीवर्ड के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक थर्ड भी ऐड कर देता हूँ, THIRD थर्ड, सो मुझे यहाँ पे बिना रिफ्रेश किए हुए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, अब हेड के अंदर जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे थर्ड मिल रहा है। लाइव सर्वर क्या करता है, लाइव सर्वर तुम्हें ये चीज़ का एक्सेस देता है कि अगर तुम यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंजेस करोगे, कुछ भी, अगर यहाँ पे मैं 5th लिख देता हूँ तो वो तुम्हें बिना रिफ्रेश किए हुए तुम्हारे वेबसाइट पे शो हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये एक्सटेंशन का जो बटन है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है तुम्हें लाइव सर्वर। एंटर हिट करोगे तो ये लाइव सर्वर सर्च करेगा, एंड फर्स्ट जो होगा उसमें तुम्हें जाना है। इसके ऑथर का नाम ऋत्विक दे है, यही तुम्हें इंस्टॉल करना है। तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लेट्स से मैं इसे कर देता हूँ अनइंस्टॉल। तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है तुम्हें, एंड ये तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा।
अब जब भी तुम कोई index.html फाइल पे जाओगे तो तुम्हें नीचे में यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा। इस पे तुम क्लिक करोगे, तुम्हारा ये वाला जो HTML है वो खुल के आ जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे फिफ्थ ऐड करा था, नाउ लेट सपोज कि मैं यहाँ पे सिक्स्थ ऐड कर देता हूँ, अब मैंने रिफ्रेश नहीं करा, ये वेबसाइट खुद से रिफ्रेश हुआ एंड मुझे यहाँ पे सिक्स्थ मिल जाएगा। ये इसका फ़ायदा होता है कि तुम्हें कुछ भी ऐड ऑन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब एक और चीज़ कि मैंने यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर में कुछ नहीं रखा है, बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बॉडी सेक्शन के अंदर में एक स्क्रिप्ट एडेड है। यहाँ पे तुम्हें कमेंट भी दिख रहा होगा, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, यानी जो हमने लाइव सर्वर को इंस्टॉल करा है उसके बाद ही ये कोड इंजेक्ट हुआ है, और उसके अंदर तुम्हारा सारा कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो यही काम करता है कि अगर तुम कुछ भी अपने वेबसाइट पे चेंज करते हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, माई नेम इज़ रोहन, तो विदाउट रिफ्रेशिंग तुम्हारे वेबसाइट खुद से रिफ्रेश हो जाए, उसी का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चिंता का कोई बात नहीं है, ये कोड जब तुम VS कोड से रन करते हो तभी ये कोड तुम्हारे फाइल में इंजेक्ट होता है। अगर तुम इसे होस्टिंग पे डालोगे तो वहाँ पे ये फाइल नहीं जाएगा, ये कोड नहीं जाएगा। सो उसका हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ ये हो गया बात लाइव सर्वर का। अब हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं कि हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करें। हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी देखा है उसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कि तुम्हें बेसिक नॉलेज हो गया, एक ब्राउज़र कैसे काम करता है, ब्राउज़र के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी तुम्हें मिलता है, डेव टूल्स क्या क्या मिलते हैं, टैग्स के बारे में बेसिक हमने देखा कि HTML के अंदर क्या क्या होते हैं, टैग्स किसे कहते हैं, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग किसे कहते हैं। तो अब तुम्हें इतना बेसिक आइडिया हो चुका है कि तुम टैग्स को एक्सप्लोर कर सको, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स को, एंड उसका काम क्या होता है वो कर सको। तो चलो बढ़ते हैं अपने थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि हमारा टैग्स का पार्ट है, उसके तरफ। जो हमारा HTML टैग होता है उसके बारे में हम लोगों ने देख चुका है कि ये हमारे पूरे के पूरे कोड को, पूरा का पूरा जो वेबसाइट है उसको रैप अप करने के काम आता है। दूसरा हमारे पास हेडर टैग था, जिसमें हम लोग मेटा डेटा देते हैं, किसी भी डेटा मतलब किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का जो कंटेंट है उसको शॉर्ट फॉर्म में एक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड के साथ सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, हेड के सेक्शन के अंदर। अच्छा, हेड सेक्शन के अंदर हमारा दो चीज़ मिस हुआ था। पहला तो था ये कैरसेट UTF-8 एंड सेकेंड था हमारा ये नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। अब कैरसेट UTF-8 का बात करें तो हमारे पास एक एस्काई वैल्यू होता है। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 0 एंड 1 को स्टोर करता है। अब सिर्फ वो 0 एंड 1 को स्टोर कर सकता है, तो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को तो वो स्टोर कर ही नहीं सकता है। अब तुम नंबर को तो मान लो कि अगर तुम्हारे पास 10 दिया हुआ है, इसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, उसका तरीका है। बट एक टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे, एक अल्फ़ाबेट को कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसके लिए क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड सिस्टम निकला, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही होता है। एंड इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास टोटल 256 लेटर नंबर होते हैं, एंड इस 256 में हर नंबर को तुम एक कैरेक्टर असाइन करते हो। लेट सपोज कि जैसे कैपिटल A है, तो कैपिटल A को जो नंबर असाइन है वो 67 है। अब जहाँ जहाँ A होगा वहाँ पे कंप्यूटर में क्या वैल्यू स्टोर होगा, कंप्यूटर में जो वैल्यू स्टोर होगा वो होगा 67। अगर स्मॉल a है तो उसके लिए होता है 97। अब ये 67 एंड 97 को कन्वर्ट करना बाइनरी फॉर्म में तो इजी है कंपैरेटिवली क्या, तुम टेक्स्ट को तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो, उसको एक नंबर असाइन कर दिए, एंड ये पूरे दुनिया में यही नंबर असाइन होता है a को, एंड यही नंबर असाइन होता है स्मॉल a। इसीलिए इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ताकि एक ही नंबर सारे लोग यूज़ करें, अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर यूज़ ना हो। सो ये तरीका होता है किसी भी नंबर को, किसी भी टेक्स्ट को स्टोर करने का। तो उसमें जबकि सिर्फ 256 वर्ड लेटर्स ही हैं, एस्काई का यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें सिर्फ 256 है। अब 256 में तुम्हारे कीबोर्ड्स में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है, जितने भी न्यूमेरिक डिजिट है या अल्फ़ाबेटिक डिजिट है, चाहे स्मॉल अल्फ़ाबेट या कैपिटल अल्फ़ाबेट, दोनों ही तुम सारे चीज़ तुम्हारे 256 में कवर हो जाते हैं, इसलिए एस्काई में इससे ज़्यादा का यूज़ नहीं पड़ा। बट अभी भी बहुत सारे लेटर्स बचे हुए, जैसे मैंडरीन लैंग्वेज में अगर कोई वेबसाइट बनाना है तो उसमें जो लेटर्स का यूज़ है वो तो बच गए, या फिर हिंदी में बनाना है या फिर किसी भी और लैंग्वेज में बनाना है, इसलिए हम लोगों ने एक नया सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया,
F ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। सो इसका मतलब ये होता है। अब इसमें क्या था कि तुम मिलियंस में भी नंबर ये तुम्हें प्रोवाइड किया, जैसे एस्काई 256 ही प्रोवाइड कर रहा था, वैसे इसने तुम्हें मिलियंस में नंबर्स प्रोवाइड कर दिए जो तुम हर एक लेटर को असाइन कर सकते हो। तो मिलियंस में तो सारे दुनिया के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं अलग अलग लैंग्वेज के, वो कवर हो जाते हैं। इसलिए हमने लोगों ने यहाँ पे यूटीएफ कैरसेट यूटीएफ 8 इनकोडिंग का यूज़ किया है। दूसरा है मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। अब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप के लिए नहीं बनता है। जैसे अभी तुम जो स्क्रीन को तुम्हारे साथ मैंने शेयर कर रखा है, ये 32 इंच का स्क्रीन है। अब ये 32 इंच पे भी सही से वेबसाइट दिख रहा है। अगर मैं इसे फ़ोन में किसी फ़ोन में खोलूँ, लेट्स से सैमसंग गैलेक्सी में खोलूँ, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये इस पे भी सही से रिस्पॉन्सिव वर्क कर रहा है। अब मार्केट में डिफरेंट स्क्रीन साइजेस अवेलेबल है। हर एक स्क्रीन साइज पे हमारा जो वेबसाइट है वो सही से खुल के आना चाहिए। उस रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग ये ऐड करते हैं। हाँ, बेसिकली वो चीज़ होता CSS है, बट ये थोड़ा सा हेल्प करता है उसमें। तो इतना अभी इसके लिए काफ़ी है। अब बढ़ते हैं बॉडी टैग के तरफ। बॉडी टैग के अंदर हम लोग वो चीज़ डिक्लेयर करते हैं, जैसे हेड टैग के अंदर डिक्लेयर कर रहे थे मेटा डेटा, तो बॉडी टैग के अंदर वो चीज़ डिक्लेयर करते हैं जो मुझे यहाँ पे सामने में दिख रहा है। जैसे ये मुझे अबाउट कोड्स ऑफ रोहन, उसके बाद ये जो पैराग्राफ है, उसके बाद ये एक दोबारा हेडिंग है, ये सारा कुछ हम लोग कहाँ लिखते हैं? बॉडी टैग के अंदर। जो कुछ भी तुम्हें यहाँ दिख रहा है, चाहे वो ये नैव बार हो, या ये बॉडी हो, या ये फुटर हो, या फिर ये जो एकदम नीचे में तुम्हें एक बार दिख रहा है कॉपीराइट का, ये हो, ये सब कुछ हम लोग कहाँ डिक्लेयर करते हैं? इस बॉडी टैग के अंदर। जो कुछ भी तुम्हें विजुअल हो रहा है वेबसाइट पे, तो ये हमें समझ में आ रहा होगा कि बॉडी टैग का क्या काम होता है। टाइटल का काम हमने देख चुका है। मेटा में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बट जितनी ज़रूरत थी वो हम लोगों ने देख चुके हैं ऑलरेडी। तो मेटा को भी हम लोगों ने डन कर लिया है। एंड अब बात करते हैं लिंक का। लिंक में बिल्कुल ज़्यादा नहीं घुसेंगे। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक CSS का फाइल है, एक्सटर्नल CSS जिसे कहते हैं। CSS में अभी नहीं घुसेंगे, style.css। अब इस पूरे जगह पे मैंने कुछ CSS ऐड करा। उस CSS को मैं इस HTML के अंदर में ऐड करना चाहता हूँ। तो उससे मैं कैसे करूँगा? लिंक टैग लिखूँगा, लिंक कोलन CSS, एंटर हिट करूँगा, तो मुझे यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन में rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट, यानी इसका जो रिलेशन है, जो एक्सटर्नल फाइल जिसको हमने इस पर्टिकुलर HTML के साथ कनेक्ट करा है, उस फाइल का जो रिलेशन है वो स्टाइल शीट है। इससे ये समझ में आता है। एंड उसका लोकेशन हमने दिया कि style.css को इंपोर्ट करना है। तो ये लिंक टैग का इतना ही काम होता है, किसी भी फाइल को HTML के साथ लिंक करने के काम आता है। तो अब इतना ही, अगर लिंक टैग के बारे में अब फिलहाल अभी हम जाने तो काफ़ी है। अब बात करते हैं हेड टैग के बारे में। सो अगर मुझे वेबसाइट पे हेडिंग देना है तो हमें यूज़र को दिखाना है। यूज़र को दिखाने के लिए कहाँ डालेंगे? बॉडी टैग के अंदर। अब इस बॉडी टैग के अंदर तुमने H1 लिखा, अगर मैं एंगल ब्रैकेट खोलूँ, H1 लिखूँगा, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। हमारा VS कोड इतना इंटेलिजेंट होता है कि जिसका भी क्लोजिंग टैग होना चाहिए, जो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, उसका अगर तुम ओपनिंग टैग बनाओगे तो उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली VS कोड डाल देता है। तो इसीलिए तुम्हें यह ऑटो कंप्लीशन मिल रहा है। अगर मैं तुम्हें वापस से दिखाऊं, जैसे ही मैं एंगल ब्रैकेट डालूंगा, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ कोड्स ऑफ रोहन एंड अपने वेबसाइट पे चलता हूँ, शायद मैंने बंद कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं इसे डिस्पोज करूँगा एंड दोबारा से गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो हमारा वेबसाइट यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर जाएगा। मैंने दोबारा क्लोज कर दिया। यहाँ गो लाइव पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे तुम्हें हेडिंग में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा कि कोड्स ऑफ रोहन थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। अब तुम्हारे पास टोटल 6 हेडिंग्स होते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है एंड H2 सब उससे थोड़ा छोटा होता है एंड कहाँ तक ये जाता है? H6 तक। अगर मैं सारे को लिख दूँ एक साथ ही तो तुम्हें समझ में आएगा कि देखो, जो H1 लिखा था मैंने वो सबसे ऊपर आया। क्योंकि मैंने कोड में H1 को सबसे ऊपर रखा था। एंड जो H6 जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे आया। क्योंकि मैंने कोड में H6 को सबसे नीचे रखा था। इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे जिस स्ट्रक्चर में तुमने अपना HTML का कोड लिखा है, उसी स्ट्रक्चर में तुम्हें वेबसाइट पे भी वो डिस्प्ले हो रहा होगा। तो और दूसरा बात यहाँ से ले जाने का क्या है कि जो H1 होता है
वो सबसे बड़ा होता है एंड H6 सबसे छोटा होता है। क्या H7 भी होता है? तो नहीं, H7 नहीं होता है। H1 से लेकर के H6 तक 6 डिफरेंट साइजेस के तुम्हें हेडिंग्स मिलते हैं, जिसमें जितना छोटा नंबर होगा टाइटल उतना बड़ा होगा, मतलब हेडिंग उतना बड़ा होगा। जैसे H1 सबसे बड़ा है, H6 सबसे छोटा है। तो ये डिस्कशन था हमारा H हेडिंग टैग के ऊपर, और हेडिंग टैग में सिर्फ यही 6 टैग्स आते हैं। अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग का। पैराग्राफ टैग अपने वेबसाइट में कुछ भी पैराग्राफ ऐड करने के लिए हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। अब पैराग्राफ टैग का यूज़ करने के लिए हमें पी टैग का यूज़ करना है, स्मॉल पी, एंड क्लोज करूँगा इसे तो अपने आप को क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। अब जो भी पैराग्राफ मुझे लिखना है, लेट सपोज मैं इसी पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करूँगा, अपने वेबसाइट पे जाऊँगा एंड ये पैराग्राफ टैग के अंदर में मैं इसे रैप अप कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे ये हॉरिजॉन्टल रैपिंग जो मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल रैपिंग नहीं सॉरी, हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉलिंग मिल रहा है, अगर मुझे उसे हटाना होगा तो दो तरीका है। पहला तो सेटिंग में जाऊँगा, कमांड पैलेट्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा टॉगल वर्ड रैप, इस पर क्लिक करूँगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो इसका शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ से कॉपी करूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ तो अभी हो गया। नहीं तो अगर तुम्हें देखना है तो तुम Alt+Z दबाओगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे ये इसने बताया भी है, Alt+Z शॉर्टकट है जिससे तुम ये चीज़ कर सकते हो। ये तुम्हारा जो एक्स एक्सेस पे और स्क्रॉलिंग होगा वो हट जाएगा एंड वाई एक्सेस पे स्क्रॉलिंग रहेगा। सो ये था हमारा पैराग्राफ टैग, हम ऐसे ऐड करते हैं। अगर इसका आउटपुट देखें तो हमारे वेबसाइट पे कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा होगा पैराग्राफ टैग का। एंड अब बात करते हैं इससे आगे। पैराग्राफ टैग हमारा डन हो गया। कोई भी वेबसाइट पे अगर तुम्हें पैराग्राफ ऐड करना है तो तुम पी टैग का यूज़ करोगे पैराग्राफ ऐड करने के लिए। अब ये एम्फेसिस टैग लिखा हुआ है, एम्फेसिस टैग मेरे अपने लिए था। एम्फेसिस कोई कीवर्ड नहीं होता, मैं समझ पाऊँ कि तुम्हें क्या बताना है उसके लिए था। लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू कोट्स ऑफ रोहन। अब इस वेलकम टू कोट्स ऑफ रोहन को मुझे थोड़ा बोल्ड करना है बाकी सारे लेटर से, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए एक टैग आता है बी टैग। अब बी टैग से क्या होता है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर आइडिया दूँ तो ये देखो, ये हमारा पैराग्राफ टैग यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। अब मुझे इसके अंदर पूरा का पूरा मेरा वैल्यू जो है वो मेरा पैराग्राफ है। अगर इसमें से मुझे सिर्फ इतने पोर्शन को हाईलाइट करना है या फिर इतने पोर्शन को मुझे बोल्ड करना है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं बी टैग के अंदर में रैप कर दूंगा। बी टैग को ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा, इसके अंदर वैल्यू दे दूंगा ये। तो अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था जिसको मैंने बी टैग के अंदर में रैप अप करा है, वो मेरा थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा बाकी लेटर्स से। वैसे ही अगर मुझे इसे इटैलिक करना होता तो मैं यहाँ पे बी टैग के जगह पे आई टैग का यूज़ करता तो ये इटैलिक हो जाता। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि बोल्ड टैग के लिए बी टैग यूज़ होता, बोल्ड करने के लिए बी टैग यूज़ होता है एंड इटैलिक करने के लिए आई टैग यूज़ होता है। तो ये था हमारा आई टैग। एंड स्ट्रॉन्ग भी एक ये टैग होता है जिससे तुम बोल्ड ही करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग, तो देखो स्ट्रॉन्ग का ओपनिंग टैग भी मैंने एडिट करा है एंड क्लोजिंग टैग को भी एडिट करा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखूंगा तो सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे भी बोल्ड होके अभी भी दिख रहा है। तो फिर बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग दो डिफरेंट टैग्स क्यों बने जब दोनों का काम सेम है? तो दोनों टैग का डिफरेंस, दोनों टैग के बीच में डिफरेंस ये है कि अगर मान लो कि तुम्हारे वेबसाइट पे कोई ऐसा बंदा आता है जो ब्लाइंड है बेसिकली, अब उसने एक ऐसे नरेटर का यूज़ करा जो तुम्हारे वेबसाइट पे जो भी टेक्स्ट है वो तुम्हें उसे पढ़ के समझा दे। तो उसमें क्या होगा, अगर तुमने किसी भी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग के अंदर रैप करके रखा होगा तो उस पर थोड़ा सा एम्फेसिस यानी थोड़ा सा जोर डालेगा। जैसे वेलकम टू कोट्स ऑफ रोहन अ कम्युनिटी, मतलब बोलना जैसे कोई किसी को बताता है तो कैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे थोड़ा सा एम्फेसिस जोर डालता है, वैसे ही नरेटर भी जो सिस्टम तुम्हें पढ़ के बताएगा वो थोड़ा उस पर जोर डालेगा। अगर तुम सीधे बी टैग के अंदर रैप करते हो तो नॉर्मली जैसे एक टेक्स्ट पैरा पढ़ेगा वैसे पढ़ते हुए निकल जाएगा, कोई एम्फेसिस नहीं डालेगा। तो ज़्यादा बेटर क्या है, ज़्यादा बेटर है स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करना ताकि तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा हो। एंड अगर कुछ भी यूज़ करे कोई अगर मान लो कि नरेटर का भी यूज़ करे तो उसे अच्छे से टेक कंटेंट समझ में आ जाए कि तुम्हारे वेबसाइट पे क्या कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है। तो ये हो गया। अगर मुझे इसे बोल्ड भी रखना है एंड इटैलिक भी करना है तो क्या करूँगा, या तो तुम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर में जो भी है उसको एक बार और रैप कर दो आई टैग के अंदर, ठीक है,
और इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग टैग को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, सबसे पहले इस टेक्स्ट को मैं आई टैग के अंदर में रैप करूँ, पहले ये देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आया। तो देखो अभी ये इटैलिक भी है एंड बोल्ड भी है बाकी सारे लेटर्स से। अब इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर मैंने ये स्ट्रॉन्ग टैग हटा दिया एंड आई टैग के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर उससे मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर में लिख दिया, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर में लिख दिया, तो भी सेम ही आउटपुट मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि तुमको इसके अंदर ही ये डालना है, ये नहीं है। यहाँ पे तुम किसी के भी अंदर में किसी को भी डाल सकते हो। ये था हमारा आई टैग, स्ट्रॉन्ग टैग एंड बी टैग के बारे में हमने देखा। एक और सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है जो कि होता है बी आर टैग। अब बी आर टैग क्या करता है, लेट सपोज ये हमारा एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को मुझे चेंज नहीं करना, मतलब मुझे दो अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनाने, बट ये जो एडिशनली से जो लाइन आया है ना, इतने लाइन को मुझे यहाँ से सेकेंड लाइन से शुरू करना है, मतलब इसके बाद एक लाइन ब्रेक कर देना है, सेकेंड लाइन से न्यू लाइन से शुरू करें। तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले एडिशनली को ढूंढेंगे, एडिशनली के बीच में एक बी आर सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा देंगे। इससे क्या होगा, लाइन वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। बी आर का मतलब होता है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन, लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग बी आर टैग का यूज़ करते हैं। इतना हमें समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक सा 2-3 टैग के बारे में हम लोगों ने समझा है। पहला था बी टैग, जिससे हम लोग किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को बोल्ड करते हैं। दूसरा था हमारा स्ट्रॉन्ग टैग, जो सेम काम करता है बट स्ट्रॉन्ग टैग ज़्यादा बेटर होता है, नरेटर भी उसको समझ पाता है। एंड तीसरा था हमारा आई टैग। आई टैग इटैलिक करने के काम आता है, जो भी कंटेंट उसके अंदर रैप अप हो। एंड चौथा था हमारे पास बी आर टैग। बी आर टैग क्या कर रहा था, लाइन ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे एक दूसरे नए लाइन से शुरू कर दिया। अब तुम बोलोगे कि ये तो हम लोग एक नया पैराग्राफ टैग बना के भी कर सकते थे। जैसे मान लो कि यहाँ से ये पैराग्राफ शुरू हुआ, अगर मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया, लेट सपोज लाइक दिस, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया एंड नया पैराग्राफ शुरू किया एंड उससे क्लोज करा। यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरा पैराग्राफ शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। तो ये दो अलग अलग आ गए, लेकिन साथ में देखो यहाँ पे गैप भी आ गया, साफ साफ दिख रहा है कि ये दो अलग अलग पैराग्राफ है। तो उससे बेटर क्या होता है कि सिर्फ तुम्हें लाइन चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, तो बी आर टैग का यूज़ करो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे मैंने पिछले बार डाला था सेल्फ क्लोजिंग टैग, लेकिन इस बार मैंने नहीं डाला, फिर भी सही काम कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि अगर तुम सेल्फ क्लोजिंग टैग में स्लैश लास्ट में नहीं भी लगाते हो तो भी वो सही करता है, ब्राउज़र उसको सही कर देता है। ओके, इतना ब्राउज़र इंटेलिजेंट होता है। अब एक और एस टैग के बारे में समझते हैं, जो एम्फेसिस टैग में ही काम आता है। जैसे तुमने कहीं कहीं पे देखा होगा, ऐसे लिखा होता है, एक पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिखा है ओल्ड प्राइस ₹200 एंड न्यू प्राइस ₹400। अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर ऐसे लिख दूँ तो यहाँ पे तो आ गया, ओल्ड प्राइस 200 था, नया प्राइस हो गया 400। बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए अगर यहाँ पे ये क्रॉस होता तो ज़्यादा बेटर लगता कि ओल्ड प्राइस 200 था बट यहाँ पे एक लाइन थ्रू जाता। ठीक है, तो उसे मैं कैसे करूँगा, ये जो ₹200 है इसे यहाँ से कट करूँगा और इसे रैप अप करूँगा एस टैग के अंदर में। एस टैग को तुम याद रख सकते हो स्ट्राइक वर्ड से। ये क्या करता है, ऐसे एक स्ट्राइक मार देगा, लाइन का स्ट्राइक मार देगा बीच में। जूम करके दिखाओ तो कुछ ऐसे, ये लाइन का जो स्ट्राइक जा रहा है ये इसी की वजह से जा रहा है, एस टैग के वजह से जा रहा है। तो ये था तुम्हारा एस टैग, जो कि स्ट्राइक के लिए यूज होता है। चलो, इतना टैग अभी एम्फेसिस के लिए काफ़ी है। जैसे जैसे आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और भी टैग्स को देखेंगे। अब बात करते हैं स्पैन टैग का। स्पैन टैग में हमारे पास ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। लेट सपोज कि तुम्हें सिर्फ इतना का कलर चेंज करना है। अगर मैं कुछ एक ऐसे चीज़ पे डालूँ तो चलो देखो, यहाँ आइडिया, कनेक्शन एंड लर्निंग लिखा है, इतने के कलर तुम्हें रेड करना है। अब अगर तुम इसे पैराग्राफ टैग के अंदर में डालोगे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये रहा हमारा आइडिया, कनेक्शन एंड लर्निंग। अगर इसे तुम पैराग्राफ टैग के अंदर में डाल दो तो पहले बात ये स्ट्रक्चर को बेकार करेगा। अगर मैं वेबसाइट पे चलूँ, इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। या देखो, अलग लाइन में आया, ये सिर्फ इतना दूर अलग लाइन में आया, उसके बाद तुम्हारा दूसरा लाइन शुरू हुआ। इसके बाद वाला जो था एन एडवेंचरस,
ये अलग लाइन से शुरू हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पैराग्राफ की जगह पे तुम्हें सिर्फ यूज करना है स्पैन का, और स्पैन का यूज करने से अब यहाँ पे लाइन ब्रेक ये नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है स्पैन टैग का, कि ये उतना ही जगह लेता है। अभी उसके बारे में समझेंगे कि इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि जो हमारा पैराग्राफ होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, एंड जो हमारा स्पैन होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसके अंदर अगर मैं अब कुछ चाहूँ स्टाइल देना, जैसे कलर इसका मैं रेड कर दूंगा तो ये रेड हो जाएगा, सिर्फ उतना दूर ही रेड होगा। तो इसका काम आता है हमारा इसमें काम आता है हमारा स्पैन टैग, कि कोई एक स्पैन पे हमें कुछ चीज़ परफॉर्म करना है तो हम उसे स्पैन टैग के अंदर में रैप अप कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें स्पैन टैग भी समझ में आ गया। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट में। जब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक एलिमेंट का, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन साइज होता है 100% वो लेता है। अगर मैं यहाँ पे एपिक पेन सर्च करूँ, एपिक पेन, सॉरी नॉट एपिक लॉन्चर, एपिक पेन। सो तुम यहाँ पे एक चीज़ गौर करोगे कि अगर लेट्स सपोज ये जो है, अब मैंने दो अलग अलग पैराग्राफ बनाया था, अभी फिलहाल के लिए इसको बंद करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कोड को देखेंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग पैराग्राफ टैग बनाया था, और यहाँ पे दो अलग अलग लाइंस में पैराग्राफ आए भी है। यहाँ पे जगह खाली था फिर भी ये न्यू लाइन में आया। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि क्योंकि मैंने न्यू लाइन में पैराग्राफ नया टैग लगाया है इसलिए आ रहा है, तो इसे मैं हटा देता हूँ, सेम लाइन में कर देता हूँ, उसके बाद भी ये न्यू लाइन में ही आएगा, ये न्यू लाइन में ही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जबकि यहाँ पे इतना जगह खाली था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो जगह खाली था, यहाँ पे क्यों नहीं आया? ये तो ईजिली फिट हो सकता था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं आया, इसे मैं हटाऊंगा, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि जो ब्लॉक लेवल पैराग्राफ जो है हमारा, वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहने से क्या मतलब है, ये जो है वो 100% विड्थ लेगा, तो ये यहाँ तक का ही विड्थ सिर्फ नहीं ले रहा है, ये पूरा ये विड्थ ले रहा है, ठीक है। अब ये पूरा विड्थ ले रहा है, इसके अंदर का कंटेंट सिर्फ इतना ही जगह ले रहा है, जो हमारा पैराग्राफ टैग है वो पूरा विड्थ ले रहा है। तो अगर ये पूरा विड्थ ले रहा है तो ये डेफिनेटली बाय बट ऑब्वियस है कि ये नए लाइन में ही आएगा। एंड जो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है वो सिर्फ उतना जगह लेता है जितना का उसका वैल्यू जगह लेने वाला है उतना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे बंद करूँ एंड चलता हूँ अपने कोड पे, एंड यहाँ पे इसको इसके नीचे एक स्पैन लगाता हूँ, स्पैन, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा रोहन, डेफिनेटली ये नए लाइन में आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी पूरा विड्थ ले रहा है जो हमारा लास्ट लाइन था। एंड अगर मैं इसके बाद स्पैन के अंदर ही कुमार लिख दूं तो ये रोहन कुमार एक साथ आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है हमारा जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, स्पैन जो एलिमेंट है, वो कितना जगह ले रहा है, जितना ये था, ये रोहन जितना था उतना जगह ले रहा है, और ये कुमार जितना था उतना जगह ले रहा है। अब क्योंकि जब मैंने सिर्फ रोहन लिखा था, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे रोहन लिखा था तो यहाँ पे इतना सारा जगह बचा हुआ था जिसमें इजीली फिट हो सकता था हमारा कुमार, इसलिए इसके बगल में आ गया। अब इसको अगर थोड़ा विजुअलाइज करने का कोशिश करें तो ऐसे कर सकते हैं कि मैं क्या करूँगा, पहले अपने एपेक पेन को बंद करता हूँ, एंड मुझे यहीं पे रहना है। मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक करा, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, एंड इस पे क्लिक करके तुम किसी पे भी होवर करोगे तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का HTML तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इस पे मैं थोड़ा सा स्टाइल ऐड करता हूँ, लेट्स से बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड। तो देखो ये पूरा का पूरा लाइन को रेड कर रहा है, ठीक है। सिर्फ उतना नहीं जितना दूर मेरा यहाँ पे लिखा हुआ था। लेट्स सपोज हमारा जो वैल्यू था वो तो सिर्फ यहाँ से शुरू होके यहाँ तक था, बट रेड कितना पार्ट हुआ, पूरा यहाँ तक का पार्ट रेड हो गया यहाँ से लेकर के। यानी इससे ये पता चलता है कि ये 100% विड्थ ले रहा है। बट अगर मैं स्पैन को देता हूँ, अगर मैं इसे हटाऊंगा एंड इंस्पेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड सेलेक्ट करूँगा अपना स्पैन, एंड अब इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं रेड कर दूँ, बैकग्राउंड कलर रेड कर दूँ, तो देखो सिर्फ इतना दूर, जितना दूर हमारा टेक्स्ट कंटेंट था,
जितना दूर हमारा टेक्स्ट कंटेंट था सिर्फ उतना दूर ही रेड हुआ, एक्स्ट्रा कोई भी स्पेस इसने नहीं लिया। तो अब इसके बाद भी यहाँ पे से लेकर के और यहाँ तक में स्पेस बचा हुआ है, तो अगर मैं कोई और स्पैन टैग को ऐड करता हूँ तो वो आ जाएगा, उसके बगल में ही आएगा, नए लाइन से शुरू नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन एंड कोट्स ऑफ रोहन, तो ये उतना बड़ा लेटर है कि वहाँ पे फिक्स हो जाए, तो यहाँ पे फिक्स होगा और ये इसके बगल में ही आएगा। तो अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे अगर लिखना है तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग भी तो ऐड कर सकता हूँ। पैराग्राफ टैग ऐड करने से तो यहाँ पे जो जगह बचा हुआ है इसमें तो पैराग्राफ मेरा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, देखो अगर मैं यहाँ पे कोट्स ऑफ रोहन लिखता हूँ तो ये नए लाइन में आएगा, ये नए लाइन में आएगा। क्यों क्यों इतना इतना जगह तो काफ़ी तक यहाँ पे फिक्स हो सकता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर मैं वापस से दिखाऊँ तुम्हें, तो लेट सपोज इसे मैं बंद करूँगा एंड ये रहा मेरा एपिक पेन। मैं सबसे पहले तो ये सबको इरेज कर दूंगा एंड नाउ पेंसिल सेलेक्ट करूँगा। तो ये तो हमारा इतना जगह ले रहा है और ये इतना जगह ले रहा है। अभी यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक का जगह खाली है, ये तो हमें समझ में आ गया। बट कोट्स ऑफ रोहन क्योंकि पैराग्राफ टैग के अंदर में है, तो ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये बोल रहा है पूरा जगह चाहिए। ठीक है, ये मान लो 100% है एंड ये तो थोड़ा सा 100% से कम ही होगा ना, क्योंकि इसमें से इतना जगह तो ये दोनों ले लिए, इतना जगह तो ये दोनों ले लिए, तो बचे हुए जगह में 100% तो तुम डाल नहीं सकते हो। इस वजह से वो नए लाइन में आया है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट के बीच का जो फ़र्क है वो समझ में आया होगा कि इनलाइन एलिमेंट किसे कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, वो उसका बिहेवियर वेबसाइट पे क्या होता है। अब अपने नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेक्शन टैग। अब सेक्शन टैग का यूज़ क्या करते हैं, सेक्शन टैग का यूज़ करते हैं किसी एक तरीके के चीज़ को ग्रुप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे तुम्हें कितने सारे सेक्शंस दिख रहे हैं। एक तो मुझे ये नैवबार सेक्शन दिख रहा है, एक तो मुझे यहाँ पे अगर मैं इसे नीचे करूँ एंड पेंसिल सेलेक्ट करूँगा तो एक सेक्शन तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है। दूसरा सेक्शन मुझे ये जो मेन्यू है ये दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तीसरा सेक्शन मुझे यहाँ से लेकर के एंड पूरा नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, तीसरा मुझे ये एक सेक्शन दिख रहा है, ये एक अलग सेक्शन है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है ये एक अलग सेक्शन है। ओके, तो इतने सारे सेक्शंस अलग अलग बने हुए हैं। क्यों ऐसे मैंने कैसे डिवाइड कर दिया कि ये अलग सेक्शन है और ये सेम सेक्शन है? वो इस तरह से डिवाइड किया क्योंकि सेम तरह का कंटेंट जहाँ भी होता है उसे हम लोग ग्रुप कर देते हैं एक सेक्शन के अंदर में। ठीक है, जैसे इसमें सारा नेविगेशन का ऑप्शंस है तो ये एक सेक्शन हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पे मुझे कंटेंट दिख रहा है तो ये एक सेक्शन हो गया। यहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है तो ये अलग सेक्शन हो गया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स दिख रहा है तो ये अलग सेक्शन हो गया। तो ऐसे सेक्शंस को ग्रुप करने के लिए तुम किस टैग का यूज़ करते हो? सेक्शन टैग का। जैसे कि यहाँ पे मैंने ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस लिखा था, क्योंकि ये सेम चीज़ है तो मैं इसे सेक्शन के अंदर में ग्रुप कर सकता हूँ। अब ये सेक्शन के अंदर में, एक सेक्शन के अंदर अगर मुझे यहाँ पे कोई भी CSS अप्लाई करना है तो उसके लिए इजी पड़ेगा। तो ग्रुपिंग के लिए हम लोग बेसिकली सेक्शन का यूज़ करते हैं। अब एक और हमारे पास टैग होता है डिव टैग, जो कि सेम काम करता है। जो हमारा डिव टैग है वो भी सेम काम करता है, वो भी ग्रुपिंग के लिए ही यूज़ होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेक्शन के जगह पे डिव लिख दूंगा तो ये भी ग्रुप ही करता है। जैसे यहाँ पे 2 पैराग्राफ को इसने ग्रुप कर दिया। तो जब दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा सेक्शन टैग है वो जब हमारा जो वेबसाइट है वो जब गूगल पे रैंक करता है, तो अगर तुम सेक्शन के अंदर में किसी को रैप करते हो सेम टाइप के कंटेंट को, ये पूरा मेरा अबाउट का पेज है, ये जो तुम्हें एक पेज दिख रहा है यहाँ से जिसका बॉर्डर भी दिख रहा है वो मेरा एक सेक्शन है। तो इसको गूगल भी आसानी से समझ सके कि ये एक सेक्शन का चीज़ है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन टैग का।
हाँ, div से भी करेंगे तो सेम काम होगा, div से भी ये रैप हो जाएगा, सेम तरह का CSS HTML सॉरी नॉट HTML जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट div टैग को गूगल उतने अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं कर पाएगा, तुम्हारे वेबसाइट को स्ट्रक्चर करके नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर तुम सेक्शन टैग का यूज़ करोगे तो समझ पाएगा। अब कहीं पे अगर तुम्हें सिर्फ कुछ चीज़ों को क्लब करना है, ग्रुप करना है, तो तुम div टैग का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे मेरा नाम और इंट्रोडक्शन है, तो इसे अगर तुमको ग्रुप करना है तो यहाँ पे तुम्हें कोई बहुत भारी चीज़ समझाना नहीं है कि ये एक अबाउट पेज है। यहाँ पे सिर्फ मुझे ग्रुप करना था तो मैंने div टैग का यूज़ करा। अगर मुझे पूरा का पूरा पेज, अबाउट पेज को ग्रुप करना है तो मैं इसे एक सेक्शन के अंदर में ग्रुप कर दूंगा, कि ताकि गूगल को ये पता चल जाए कि ये सारा जो कंटेंट है वो एक सेक्शन के अंदर का है। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ के अंदर का है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। बट अगर तुम div का यूज़ करोगे तो सिर्फ ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है। इतना काफ़ी है। इतने इससे ज़्यादा जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा कैसे रैंक किया जाता है। अभी इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं घुस रहे क्योंकि ये एक एसईओ का पार्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो खुद में एक बहुत बड़ा कोर्स है, तो वो हम लोग यहाँ देख नहीं रहे। तो सेक्शन भी डन है एंड div भी डन है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इतना समझ लो कि सेक्शन और div दो तुम्हारे पास टूल है जिसमें तुम सिर्फ इतना करते हो कि कोई भी सेम टाइप का अगर तुम्हें दो चीज़ों को रैप अप करना है, ग्रुप करना है, तो तुम इसका यूज़ करने वाले हो। अब बात करते हैं इमेज टैग का। इमेज टैग का जो कीवर्ड होता है, जो कीवर्ड को यूज़ करके तुम कुछ अपने वेबसाइट पे इमेज लगा सकते हो, वो होता है IMG। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर IMG और एंटर हिट करूंगा तो मुझे खुद से ये कंप्लीट होके मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा VS कोड का, ये HTML का फ़ायदा नहीं है, ये VS कोड का फ़ायदा है। अब इसमें दो चीज़ें डाली हुई हैं, पहला है SRC एंड दूसरा है ऑल्टरनेट। जब भी तुम इमेज लगाओगे तो ये दोनों तो तुम डालोगे ही डालोगे हमेशा। SRC में क्या होता है, SRC में URL होता है किसी भी इमेज का। अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करूँ इमेज एंड एंटर हिट करूँगा, कोई भी इमेज, जैसे मुझे अपने वेबसाइट पे लेट से ये वाला इमेज लगाना है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस होगा, क्लिक करूँगा, अपने कोड पे चलूँगा एंड SRC के अंदर में ये इमेज का URL पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे अपने वेबसाइट पे ये इमेज शो होने लगेगा। ऐसे करके तुम अपने वेबसाइट पे इमेज डाल सकते हो। ऑल्ट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट का शॉर्ट फॉर्म है ALT। इसमें तुम लिखते हो लिख सकते हो, लेट से मैं यहाँ लिख दूँ अ कैट इमेज। सपोज करो कि ये इमेज किसी भी तरीके से डाउनलोड नहीं हो पाया, तो तुम्हें वेबसाइट पे अ कैट इमेज लिख के आएगा, जिससे यूज़र को कम से कम ये पता चल जाए कि अगर यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो पाया तो ये किस चीज़ का इमेज था। तो यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है कि ये कैट का इमेज था। इसी काम आता है ये ऑल्ट टैग। अगर तुम्हारा इमेज ऑलरेडी आ चुका है तो तुम्हें कहीं भी वो टेक्स्ट देखने को नहीं मिलेगा, तुम्हें इमेज अपना दिखेगा बस। एंड ऑल्ट ऑल्ट का हम लोग मतलब समझ गए, SRC के अंदर क्या डालते हैं, इमेज का URL। अगर यही इमेज का URL मेरे पास डाउनलोडेड रहता, लेट सपोज मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ सेव एज, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, इसमें जाऊँगा मॉन्स्टैक के अंदर, मैं इसे सेव कर दूँगा इमेज नाम से, मैं सेव कर दूँगा इसे। तो अब मेरे VS कोड में, क्योंकि उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में मैंने सेव करा है उसी फोल्डर में मैंने ये VS कोड भी खोल रखा है, तो मुझे यहाँ पे इमेज दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पे, ये तो लाइव URL है, गूगल से उठाया हुआ URL है, अगर मैंने डाउनलोड कर लिया उससे शो करना है तो कैसे करूँगा, जहाँ पे ये index.html फाइल है जिस फोल्डर के अंदर में, अगर सेम फोल्डर में इमेज भी है मेरा, index.html जिस फोल्डर में, उसी फोल्डर में इमेज भी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा डायरेक्ट image.jpg एंड मेरा इमेज अभी भी शो अप होगा मेरे वेबसाइट पे। अगर मैं इसे रिफ्रेश करके भी दिखाऊं तो इमेज शो अप हो रहा है। तो इमेज टैग का मतलब क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लिस्ट का। तो लिस्ट से पहले तुम यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा लिस्ट है ये किसके मदद से हुआ है, UL या OL लिस्ट के वजह से हुआ है, ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक लिस्ट बनाना है अपने वेबसाइट पे। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे लिखना है कि रेसिपी बनाना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। लेट्स से चाय का रेसिपी बनाना है, तो चाय के रेसिपी में मुझे ये बताना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक हेडलाइन दे दिया, हेडिंग दे दिया, थिंग्स यू विल नीड
नीड टू मेक टी। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एक लिस्टिंग बनाना है, तो मैं सबसे पहले यूएल टैग को ओपन करूंगा एंड उसे क्लोज करूंगा। उसके अंदर जितने भी मेरे आइटम्स होंगे ना उस लिस्ट के अंदर, उससे मैं रैपअप करूंगा एल के अंदर। जैसे मुझे मिल्क चाहिए, तो अगर सिर्फ मैं मिल्क लिख के एंड अपने वेबसाइट को विजिट करूंगा तो मुझे यहाँ पे टाइटल भी मिल रहा है एंड मिल्क एक डॉट के साथ मिल रहा है। यूएल, ये कैसे, ये डॉट कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूएल टैग के अंदर एल टैग को लगाया है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए ऊपर वाला सब कुछ कमेंट कर दूंगा। कमेंट के बारे में भी देखेंगे, कमेंट क्या होता है अभी देख ही लेते हैं। कमेंट क्या होता है, अगर मैं कुछ भी यहाँ लिखता हूँ दिस इज हेडिंग टैग, तो जब दिस इज हेडिंग टैग लिखूंगा तो तुम्हें यहाँ वेबसाइट पे भी ये चीज़ दिखेगा। तो लेकिन मुझे तो ये चाहिए नहीं था, एज ए डेवलपर मैंने अपने सहूलियत के लिए डाला था कि यहाँ पे ये हेडिंग टैग्स है, ये मुझे पता चल जाए। तो इसे कैसे करूँगा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वी एस कोड में कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा। शुरुआत में एंगल ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन माइनस माइनस एंड माइनस माइनस एंगल ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच में जो कुछ भी तुम लिख दोगे वो कमेंट बन जाएगा एंड जो तुम्हारा ब्राउज़र है उसे टोटली इग्नोर कर देगा, तुम्हें वेबसाइट पे नहीं दिखाएगा। तो ये होता है कमेंट्स। वैसे ही मैं इन सबको अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर दूंगा। कैसे करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा एंड जस्ट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा एंड सब कुछ मेरा कमेंट आउट हो जाएगा। अब ब्राउज़र पे ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ कमेंट के अंदर में होता है ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देता है। ओके, सो अभी मैं इमेज को भी यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये इमेज भी चला जाएगा। अभी मुझे अपने, अब थोड़ा सा क्लीन यूआई दिख रहा है मुझे अपने वेबसाइट का, तो मैंने एक हेडलाइन ऐड करा और अभी लिस्ट में एक ही आइटम ऐड करा है मैंने, एल आई, मतलब मिल्क, एंड दूसरा आइटम ऐड करना है। दूसरा एल आई को के अंदर ओपन करूँगा मैं दूसरा एल आई एंड इसके अंदर लिखूँगा टी लीफ, LEAF। अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो जस्ट पार्डन मी ऑन दैट, क्योंकि मेरा स्पेलिंग वोकैबुलरी थोड़ा ख़राब है। एंड मिल्क एंड टी लीफ, ये दो आइटम मुझे लिस्ट के अंदर मिल गए। एंड तीसरा आइटम लेट से शुगर है, तो मैं शुगर ऐड कर सकता हूँ तीसरा एल आई बना के, जितना मन मेरा उतना मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शुगर ऐड कर दिया, शुगर। एंड उसके बाद और क्या ज़रूरत पड़ सकता है मुझे, एल आई के अंदर मैं लिखूँगा वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से इतने सारे चीज़ों का तुम्हें ज़रूरत पड़ रहा है, ये तुमने लिस्ट बना के बना दिया। अब यहाँ पे क्योंकि डॉट है तो, लेकिन तुम्हें तो डॉट चाहिए नहीं, तुम्हें चाहिए कि मुझे नंबरिंग चाहिए 1 2 3 4 ऐसे, तो तुम यूएल को ओएल में कन्वर्ट कर दो तो ये नंबर बन जाएगा 1 2 3 4। ओएल का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे दो अलग अलग चीज़ बना दूँ, दो बार लिख दूँ, पहले मैं यूएल लिखूँगा, तो मैंने क्या करा, एक यूएल लिस्ट बनाया, उसके अंदर एल आई लिख के सारा कुछ लिख दिया जो भी मुझे चाहिए था। दूसरा एक ओ एल लिस्ट बनाया, उसके अंदर भी मैंने एल आई लिख के ही किया है। दोनों में अंतर क्या होगा, पहला जो होगा वो डॉट डॉट करके आएगा, दूसरा जो होगा वो 1 2 3 4 करके आएगा। तो ये दोनों, इन दोनों में यू एल एंड एल आई में फ़र्क होता है। यू एल का फुल फॉर्म क्या होता है, यू एल का फुल फॉर्म होता है, अगर मैं यहाँ पे एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, यू एल का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हो गया तुम्हारा यूएल। एंड अगर बात करूँ ओएल का, तो ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर्ड लिस्ट। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ये तुम्हें अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के देगा डॉट 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 के साथ, एंड ये तुम्हें ऑर्डर्ड लिस्ट बना के देगा 1 2 3 4 5 के साथ। अब आगे चलते, ये हो गया हमारा यूएल ओएल एंड एल आई टैग डन। नाउ टेबल्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी भी टेबल को तुम इमेजिन करो, तो टेबल्स में सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि कितने सारे टैग्स को हमें यूज़ करना है। इन सब को भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, इसे कमेंट आउट करूँगा, लेट्स सपोज इसे मैं कमेंट आउट करूँगा, इस यूएल को भी कमेंट आउट करूँगा एंड इस ओएल को भी मैं कमेंट आउट कर दूँगा। तो अभी मेरे पास अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें, तो सिर्फ बॉडी के अंदर सब कुछ जो है इसे तो ब्राउज़र इग्नोर ही करने वाला है। अगर इसे मैं हटा दूँ तो मेरा वही सेम बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड है, क्योंकि ये कोड तुम्हें देना भी है इसलिए मैं रख रहा हूँ। अब इसके नीचे में मैं दूसरा टेबल के बारे में समझेंगे। तो अगर मैं तुम टेबल को इमेजिन करो, तो यहाँ पे मैं एक टेबल लिख देता हूँ सीधे टेबल। तो टेबल क्या, टेबल सॉरी नॉट दिस टेबल,
टेबल इन एक्सेल, एक्सेल टेबल ऑफ डेटा अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये देखो, ये टेबल तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता है जिसमें तुम्हारा जो फर्स्ट लाइन होता है वो क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन है, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें मार्क करके, सबसे पहले तो मैं जो ऑलरेडी है इस सबको इरेज कर दूंगा एंड पेन लेके यहाँ पे जो, सॉरी, यहाँ पे जो ये बियर लिखा हुआ है, ये वाइन लिखा हुआ है, जूस, कॉफ़ी, टी, ये फर्स्ट को क्या बोलते हैं, ये हेडिंग होता है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ टेबल का कंटेंट होता है इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। एंड शुरुआत को क्या बोलते हैं, हेड। तो ये दो पार्ट रहता है इसमें, पहला रहता है तुम्हारा, जस्ट अ सेकेंड, पहला रहता है तुम्हारा हेड एंड नीचे में रहता है तुम्हारा बॉडी। तो ये दो पार्ट होते हैं किसी भी टेबल के। तो इन दोनों पार्ट को बनाना देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मुझे अपने वेबसाइट पे टेबल बनाना है, तो मैं किस टैग का यूज़ करूँगा, टेबल टैग का। एंगल ब्रैकेट ओपन, टेबल, एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब मेरा जो पूरा टेबल होगा वो इसके बीच में ही आएगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा, लेट्स से, अब हम लोगों ने डिस्कस करा था इसका दो पार्ट होता है, एक तो होता है हेड पार्ट, दूसरा होता है बॉडी पार्ट। तो सबसे पहले वो बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले टी हेड लिखेंगे, इससे ये पता चलता है टेबल हेड, तुम ऐसे याद रख सकते हो। एंड सेकेंड पार्ट है टी बॉडी, तो ये हमारा टेबल का बॉडी हो गया। टेबल हेड में अब अगर इस टेबल को मैं देखूं तो टेबल हेड में ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, लेट्स से ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पूरा, ये क्या है, ये तुम्हारा एक रो है, ठीक है। एक रो बनाने के लिए तुम क्या किस टैग का यूज करोगे, एक रो बनाने के लिए तुम टैग का यूज करोगे टी आर टैग का, टेबल रो टैग का, ठीक है। चाहे तुम बॉडी में बना रहे हो या हेड में बना रहे हो, टी आर टैग का यूज करोगे। तो हेड के अंदर मुझे एक रो एंटर करना है, तो टी आर टैग लिखूंगा, ओपन एंड क्लोज, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो टी एच के अंदर में लिखूंगा। अगर मैं हेड के अंदर लिख रहा हूं तो टी एच, टेबल हेडिंग, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख दिया लेट्स से सीरियल नंबर, एंड दूसरा टी एच बनाया मैंने, टी एच नेम, तीसरा टी एच बनाया मैंने रोल, एंड चौथा बनाया सब्जेक्ट। तो ये वेबसाइट पे हमारा जो वेबसाइट है उस पे कैसा शो करेगा, वैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ कुछ ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे टेबल बॉडी के अंदर एक रो इंसर्ट करना है, टी आर से मैं एक रो इंसर्ट करूंगा, टी आर से मैं एक रो इंसर्ट करूंगा। इसके अंदर जो भी लिखूंगा टी डी के अंदर लिखूंगा, एक एक सेल का जो वैल्यू होता है ना वो मैं टी डी के अंदर लिखूंगा। लेट सपोज ये सीरियल नंबर 1 है, जो बंदा है उसका नेम अलग एक टी डी में लिखूंगा, ये इसका नेम है, लेट से मैं अपना नाम दे देते हैं रोहन। एंड तीसरा टी डी में मैं लिखूंगा रोल नंबर जो 001, एंड सब्जेक्ट हो जाएगा टी डी, लेट्स से एच टी एम एल, लेट्स से एच टी एम एल के बारे में। तो ये देखो एक टेबल जैसा कुछ बन रहा है। इसे तुम डिज़ाइन कर सकते हो, डिज़ाइनिंग पार्ट में देखेंगे यहाँ पे। जैसे अगर मैं इसे कुछ स्टाइल्स दूँ, स्टाइल, और इसका जो विड्थ है वो 100% कर दूंगा, तो अगर तुम देखो तो पूरे मेरे वेब पेज को ये कवर कर रहा है। अगर मैं इसे रीसेट करूँ तो देखो टेबल जैसा कुछ बन रहा है। अगर मैं इसमें बॉर्डर भी दे दूँ, जितने भी टी एच एंड टी डीज़ हैं, अगर मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूँगा एंड सारे टी एच टी डीज़ को मैं सी एस एस प्रोवाइड करूँगा। सी एस एस अभी नहीं समझेंगे, जब देखेंगे सी एस एस, अभी सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कि टेबल ऐसे ही बनता है। मैं इसमें बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक। सो हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अभी देखो ये थोड़ा सा गैप ले रहा है, तो मैं इसके लिए एक और सी एस एस प्रॉपर्टी दूंगा अपने टेबल को, बॉर्डर कोलैप्स, नॉट कलर, कोलैप्स, कोलैप्स। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो दो अलग अलग बॉर्डर ले रहा था ना वो सारे बॉर्डर एक मैच करने लगेंगे, कॉमन बॉर्डर शेयर करने लगेंगे। तो ये ऐसा ही कुछ हमारा टेबल भी होता है जैसा तुम्हें दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ इसे पैडिंग भी दे दूं तो थोड़ा और टेबल जैसा दिखने लगेगा।
पैडिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 0 एंड एक्स एक्सिस पे 10 पिक्सल। तो हमारा जो पेज है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, सॉरी नॉट पेज, टेबल कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब इसमें तुम्हें जितना भी डेटा ऐड करना है उतना तुम टी आर ऐड करते चले जाओ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक टी आर ऐड करा है तो एक रो ऐड हुआ, ये जो पर्टिकुलर रो है ये एक ऐड हुआ। अगर मैं यहाँ पे 2 टी आर ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 2 रो ऐड हो जाएंगे हमारे टेबल के अंदर। अगर मुझे 3 ऐड करना है तो मुझे जितने भी रो इंसर्ट करने उतने मैं टी आर ऐड करता चला जाऊंगा, किसके अंदर, टी बॉडी के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे तुम्हें टेबल्स के अंदर भी उतने सारे एंट्रीज दिखने लगेंगे। तो ये है, ऐसे तुम बनाते हो अपना टेबल वेबसाइट के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग का। ये था हमारा टेबल टैग, ये डन हो गया। अब बात करते हैं सिमेंटिक्स इन HTML। अब सिमेंटिक समझने से पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि SEO क्या होता है। सो SEO का बात करें तो जब भी तुम कोई वेबसाइट बनाते हो तो उस वेबसाइट पे कंटेंट शेयर करते हो, और उस कंटेंट को शेयर करके उस पे, जैसे ये वेबसाइट है इस पे एड्स चल रहे हैं, इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस रेवेन्यू को कौन लेता है, जो भी उस वेबसाइट का ओनर होता है। तो जब तुम कोई वेबसाइट बनाते हो तो जितना तुम्हारा रैंकिंग गूगल पे हाई रहेगा उतना ज़्यादा उस तुम्हारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होगा। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यहाँ पे रैंक करना है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। उसको करने के लिए कैसे किया जाता है, एसईओ एक टेक्निक होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें तुम अपने गूगल या फिर गूगल जैसे सर्च इंजन, याहू पे तुम अपने वेबसाइट को रैंक करते हो। अब यहाँ पे रैंकिंग के लिए बहुत सारे चीज़ डिपेंड करते हैं कि जो गूगल का क्रॉलर होता है, जो पहले तुम्हारे वेबसाइट को पूरा स्कैन करता है, वो तुम्हारे वेबसाइट को ऐसे विजुअली तो देखता नहीं है, कोई मैनुअल तो बैठा नहीं है, कोड बैठा है जो पीछे से देख रहा है, प्रोग्राम है जो तुम्हारे वेबसाइट को जज कर रहा है। तो वो प्रोग्राम तुम्हारे वेबसाइट को जज करते हुए ये समझ पाए कि ये nav बार है, ये तुम्हारा मेन बॉडी है, ये तुम्हारा फूटर है, ये सारा कुछ समझ पाए। इसलिए हम लोग सिमेंटिक टैग का यूज़ करते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी जो टैग्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर से हमें कुछ टैग्स दिए जाते हैं। जैसे सिमेंटिक टैग्स में क्या क्या आते हैं, एक तुम्हारे पास nav टैग आता है, दूसरा तुम्हारे पास एक मेन टैग आता है, उस मेन बॉडी बनाने के लिए nav टैग आता है, nav बार बनाने के लिए। एक तुम्हारे पास हेडर आता है जो हेडर बनाने के लिए होता है, एंड तुम्हारे पास एक फूटर आता है जो फूटर ऐड करने के लिए, किसी भी वेबसाइट का जो ये जो नीचे में जो फूटर दिख रहा है वो होता है। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करूँ सिमेंटिक्स इन HTML, सो सिमेंटिक्स का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, तो अगर मैं इमेज में सही से दिखाऊँ तो मैं, तो ये देखो, ये जो पर्टिकुलर थिंग है, अगर मैं इसे ओपन करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये देखो, ये तुम्हारा सिमेंटिक्स होता है। अगर तुम्हें हेडर बनाना है तो तुम हेडर टैग के अंदर डालोगे, nav बार बनाना है तो nav टैग के अंदर डालोगे, ए साइड यानी साइड में जो होता है वो तुम किस में डालोगे, साइड टैग में, ये तुम्हारा सेक्शन एंड आर्टिकल टैग के अंदर में, और नीचे में जो है वो फुटर टैग के अंदर में। इससे क्या होगा, अगर तुम अपने वेबसाइट को ऐसे डिज़ाइन करोगे तो जो गूगल का क्रॉलर तुम्हारे HTML को जब सर्च करेगा तो वो इससे समझ जाएगा, अच्छा ठीक है ये nav बार का सेक्शन है, ये तुम्हारे मेन आर्टिकल का सेक्शन है, ये तुम्हारे सेक्शन का, ये तुम्हारे एक ए साइड का सेक्शन है, एंड ये तुम्हारा फूटर है। तो वो सिर्फ पढ़ के, HTML पढ़ के पूरे वेबसाइट को समझ सके, इसलिए हम लोग सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करते हैं। क्या सिमेंटिक्स टैग के यूज़ करने के अलावा कोई चांस नहीं है, क्या वो नॉर्मल डिव या सेक्शन टैग का यूज़ करके हम लोग नहीं बना सकते? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हो, बट बस वो रैंकिंग में SEO ऑप्टिमाइज ज़्यादा नहीं होगा वेबसाइट। तो बेटर क्या है कि जो चीज़ अगर तुम बना रहे हो, अगर तुम nav बार बना रहे हो तो तुम उसे nav टैग के अंदर रखो, अगर तुम हेडर बना रहे हो तो उसे हेडर टैग के अंदर, फुटर बना रहे हो फुटर टैग के अंदर। और सिर्फ अगर तुम्हें नॉर्मली ग्रुप करना है तो तुम ग्रुप डिव टैग के अंदर रखोगे। अगर वो किसी एक सेक्शन का पार्ट है जिसमें सब कुछ एक ही पर्टिकुलर थिंग के अकॉर्डिंग अराउंड घूम रहे हैं तो उसे एक सेक्शन टैग के अंदर रखोगे। अब बात करते हैं एंकर टैग का। जैसे अभी मेरे वेबसाइट पे यहाँ पे मुझे एक बटन देना है, एक टेक्स्ट देना है, जिस टेक्स्ट पे अगर कोई क्लिक करे तो वो google.com पे चला जाए। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एंकर टैग बनाऊँगा। इसको सबसे पहले जो हमारा जो टेबल है, टेबल को कमेंट आउट कर देते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे टेबल के नीचे में,
इसके बाद हम यहाँ पे एक एंकर टैग बनाएंगे। अब एंकर टैग के अंदर href नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। अभी तक हम लोगों ने एट्रीब्यूट नहीं देखा है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस तो एट्रीब्यूट भी करने वाले थे, कहीं पे मैंने मिस कर दिया शायद। चलो ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं, पहले एट्रीब्यूट के बारे में देख लेते हैं। अभी इमेज के टाइम पे भी मुझे लगा था कि हम लोगों ने एट्रीब्यूट को डिस्कस नहीं किया है। तो देखो, जब हम लोग किसी टैग को डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये ए टैग हुआ, ठीक है। अब इस ए टैग का ये ओपनिंग टैग है एंड ये क्लोजिंग टैग है। सॉरी, ये तुम्हारे ए टैग का क्लोजिंग टैग है। जो तुम्हारा ओपनिंग टैग है उसमें तो एक तो तुम्हारा कीवर्ड लिखा हुआ है, एंड एंगल ब्रैकेट ओपन होने से पहले अगर तुम इसमें कुछ और वैल्यूज ऐड करते हो जिसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जो क्या करते हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ये जो पूरा एलिमेंट है इसे और अच्छे से डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एंकर टैग बना दिया, अगर इसके अंदर मुझे लिखना है गो टू गूगल, तो अब मैं अगर वेबसाइट पे जाऊंगा तो यहाँ देखो गो टू गूगल तो आ गया, बट इस पर कोई लिंक नहीं लगा हुआ, इस पर क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है। भले ही गूगल को पता है, सॉरी ब्राउज़र को पता है कि एक एंकर टैग है, बट उस पर कोई लिंक नहीं लगा हुआ है। तो अब लिंक कहाँ पे इसे रीडायरेक्ट करना है वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा। तो वो मैं लिखूंगा यहाँ पे href के अंदर। हाइपर रेफरेंस होता है शायद फुल फॉर्म इसका। एक बार मैं कंफर्म हो लेता हूँ। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा href फुल फॉर्म, एंटर मारूंगा। सो ऑल सेक्शन में हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस कहने का मतलब है कि किस वेबसाइट का यूआरएल, जो भी तुम यूआरएल यहाँ पे दोगे उसके रेफरेंस पे, उस यूआरएल पे तुम्हें ये रिडायरेक्ट कर देगा। एंकर टैग का काम सिर्फ इतना ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा https://google.com। तो अब अगर मैं इस पे जाऊँ, अपने वेबसाइट पे जाऊँ, तो अब यहाँ पे तुम्हें इस पे लिंक लगा हुआ दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा google.com पे। अच्छा सॉरी, 3 ओ हो गया, यहाँ पे मुझे 2 ही ओ करने थे, इसलिए मुझे एरर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओके सो रिफ्रेश करके एक बार क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे google.com पे ले जा रहा है। बट देखो सेम टैब में खुल रहा है, जिस टैब में मैंने अपना वेबसाइट खोल रखा है, इस पर क्लिक करने से सेम टैब में गूगल खुल जा रहा है। मुझे चाहिए कि गूगल खुले तो नया टैब में खुले। उसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करना है जो होगा टारगेट, एंड टारगेट का वैल्यू मैं दूंगा _blank। अब मैं अगर अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, अब इस पे गो टू गूगल पे क्लिक करता हूँ, तो एक नए टैब में, मेरा ये वाला पेज वैसे ही सिक्योर्ड है, नए टैब में मेरा गूगल खुल जाएगा। अब हमने समझ में आ गया एंकर टैग क्या काम करता है। अगर मुझे सेम पेज पे खोलना है या नए पेज पे खोलना है तो हम कैसे खोल सकते हैं। अब बात करते हैं बटन टैग का। बटन टैग का यूज़ करते हैं अगर हमें अपने वेबसाइट पे कोई बटन बनाना है, तो हम लोग बटन टैग का यूज़ करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा एंगल ब्रैकेट के अंदर BUTTON एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये एक बटन बना देगा। अब ये बटन यहाँ पे आ रहा है, इससे तुम्हें एक चीज़ रिमाइंड हुआ होगा कि जो हमारा एंकर टैग है वो कौन सा एलिमेंट है, एक इनलाइन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि बाकी बचे हुए जगह में हमारा ये बटन आ जा रहा है। अब क्योंकि बटन भी एक इनलाइन एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे आ पा रहा है, नहीं तो अगर ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता तो ये नीचे में आता। क्यों? क्योंकि इसे पूरा विड्थ चाहिए होता अपने पेरेंट का। तो इसलिए ये बगल में आ रहा है, क्योंकि ये भी जो हमारा एंकर टैग है वो भी एक इनलाइन एलिमेंट है, एंड जो हमारा बटन है वो भी इनलाइन एलिमेंट है। अब इस बटन के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, उस टेक्स्ट को कहाँ लिखेंगे हम? जो हमारा ओपनिंग टैग है एंड क्लोजिंग टैग है उसके बीच में। लेट से इसका नाम हम रख देते हैं क्लिक मी। इसके अंदर इसका नाम नहीं, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो हम लोग ने रखा क्लिक मी। तो जो भी तुम यहाँ पे टेक्स्ट रखोगे इसके बीच में इनक्लोज करके, वो तुम्हारे बटन पे आ जाएगा। तो ऐसे करके तुम अपने बटन को बना सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर। तो ये था हमारा बटन टैग जो कि डन हो गया। अब इस बटन पे क्लिक करने से बहुत कुछ हो सकता है, वो जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जानना था कि अगर तुम्हें अपने वेबसाइट पे बटन बनाना है तो वो तुम कैसे बना सकते हो। अब बात करते हैं फॉर्म का। पूरे HTML सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर तुम लॉगिन करवा रहे हो यूज़र से तो तुम वो एक फॉर्म में करवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो आप एक फॉर्म में करवाओगे, अगर तुम कोई पोस्ट सबमिट करवा रहे हो तो वो एक फॉर्म में करवाओगे। हर चीज़ जो भी कुछ भी तुम्हें यूज़र से डेटा जो तुम्हें देगा वो किसके अंदर ऐप अप होगा? फॉर्म के अंदर। इसलिए फॉर्म समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो चलो देखते हैं फॉर्म कैसे बना सकते हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म का जो टैग होता है वो फॉर्म ही होता है। फॉर्म टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और ये क्लोजिंग टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसके अंदर जो भी मुझे इनपुट चाहिए, जिस भी तरीके के इनपुट चाहिए, वो सारे इनपुट्स मैं यहाँ पे फील्ड भरूंगा। जैसे मुझे एक इनपुट चाहिए नेम का, तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा, इनपुट टैग बनाऊंगा। और क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है इसलिए मुझे VS कोड ने इसका क्लोजिंग टैग नहीं दिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये रख भी सकता हूँ सेल्फ क्लोजिंग टैग, नहीं चाहूँ नहीं रख सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक इनपुट डालने का ऑप्शन आ जाएगा, एक इनपुट टैग बन के आ जाएगा। एंड अगर मैं दूसरा इनपुट टैग डालता हूँ तो एक और इनपुट टैग मुझे इसके बगल में दिखेगा। अभी टाइप में नहीं जाएंगे, टाइप अभी देख रहे होंगे, इसके बगल में दिखेगा। इससे हमें ये बात दोबारा से क्लियर होता है कि जो हमारा इनपुट है वो भी एक इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि वो उतना ही जगह ले रहा है जितना उसके अंदर का कंटेंट है। जैसे इनपुट इतना ही बड़ा था तो इतना ही बड़ा जगह लिया। एंड एक इसके अंदर होता है लेबल। तो अगर जो भी चीज़ भी तुम लेबल के अंदर में, लेबल का यूज़ क्या होता है सबसे पहले, अब ये इनपुट किस काम में है, क्या इनपुट करना है इसके अंदर में अगर मुझे बताना होगा तो मुझे एक लेबल लगाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम नेम इनपुट करो, तो यहाँ पे नेम इनपुट ये तो दिखाना पड़ेगा। एंड वैसे ही यहाँ पे मुझे चाहिए कि तुम फादर्स नेम इनपुट करो, तो इसके जस्ट बाद मैं एक और लेबल लगाऊंगा एंड इस लेबल में लिखूंगा फादर्स नेम। तो जो तुम्हें यहाँ पे दिखता है कि क्या तुम्हें इनपुट करना है वो तुम लेबल के से लगाते हो। एंड जो तुम्हें यहाँ पे इनपुट फील्ड बनता है वो तुम किसके इनपुट के हेल्प से लगाते हो। अब इनपुट में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टाइप। टाइप अब तुम कुछ भी दे सकते हो, जैसे टाइप मैंने दे दिया यहाँ पे टेक्स्ट, तो अभी नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट ये लेगा। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर, लेट्स से नंबर, तो अब ये सिर्फ नंबर इनपुट लेगा। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो ये टाइप नहीं हो रहा है, बट अगर मैं नंबर टाइप करूँगा तो यहाँ पे नंबर ले लेगा। ये होता है तुम्हारा टाइप नंबर। अब एक होता है ईमेल, तो यहाँ पे अब जो लेगा वो ईमेल फॉर्मेट लेगा। कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया, अच्छा ईमेल को हम लोग चेक करेंगे कि सिर्फ ईमेल कैसे लेता है, वो भी चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज कि ये मेरा ईमेल का फील्ड था, ईमेल नॉट फादर्स नेम, ईमेल का फील्ड था। इसे मैंने नेम के फील्ड के लिए रखा था, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट रहेगा। एंड ये ईमेल का है तो इसका टाइप जो है वो ईमेल हो जाएगा। तीसरा एक और लेबल बनाएंगे, ये होगा फॉर। अभी फॉर का काम नहीं है, फॉर को हटाएंगे, लेबल रखेंगे नंबर के लिए। एंड इनपुट फील्ड बनाएंगे नंबर टाइप का, नंबर टाइप का। एंड यहाँ पे एक कोलन भी दे देते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे पास नेम, ईमेल, नंबर आ रहा है। अब मुझे DOB चाहिए। लेट सपोज लेबल यहाँ पे मैं दूंगा DOB का, DOB। अब इनपुट जो होगा वो मेरा डेट टाइम लोकल हो जाए, डेट टाइम होगा। डेट भी अगर मैं करूँगा तो ये इनपुट क्या लेगा, डेट लेगा। इन सबको मैं हटा दूंगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा होगा और यहाँ पे तुम्हें ड्रॉप बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे तुम डेट सिलेक्ट कर सकते हो, और चाहो तो तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो। जैसे मेरा है 21/05/1998। तो ऐसे करके तुम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना डाल सकते हो। तो और नहीं, अगर तुम चाहते हो सिलेक्ट करना तो तुम यहाँ से ईयर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1998 मई 21, एंड तुम्हारा डेट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था टाइप डेट ऑफ बर्थ का। एक और टाइप होता है चेक बॉक्स लेबल। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया डू यू वांट टू सेव। अब यहाँ पे डू यू वांट टू सेव लिखा हुआ है, तो डू यू वांट टू सेव अगर मैं यहाँ पे सब में एक BR टैग लगा दूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, हम लोगों ने देखा था कि BR टैग में हम लोग लगा रहे थे, तो सारे के बाद एक BR टैग लगा दूंगा तो सब कुछ नए लाइन में स्टार्ट होना लगेगा। अब यहाँ पे डू यू वांट टू सेव लिखा हुआ है, तो डू यू वांट टू सेव के बाद मुझे अगर एक ऐसा चेक बॉक्स मिल जाता है जिसे मैं सिलेक्ट करता तो वहाँ पे एक चेक का साइन आ जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। क्या वो हम लोग HTML में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बस उसका इनपुट का टाइप जो है वो चेक बॉक्स दे देंगे।
तो हमारा चेक बॉक्स रेडी हो जाएगा एंड कुछ चेक बॉक्स ऐसा बिहेव करेगा। एंड एक और चीज़ होता है रेडियो करके, जैसे मेल फीमेल सेलेक्ट करना हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक तो बी आर टैग लगा दूंगा ताकि नए लाइन में आए, तो अब मैं जो भी लिखूंगा वो नए लाइन में आएगा। इनपुट टैग लगाऊंगा, इसे दूंगा, सॉरी नॉट इनपुट, पहले तो एक लेबल डालूंगा। यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट जेंडर एंड फर्स्ट जो इनपुट होगा, फर्स्ट इनपुट का जो लेबल होगा, ये तो हमारा सिलेक्ट जेंडर क्या आ गया, हाँ आ गया। अब इसके बाद मुझे लाइन चेंज करना है तो बी आर टैग लगाऊंगा। इसके बाद मैं एक और लेबल दूंगा, इस लेबल के अंदर लिखूंगा मेल एंड इनपुट टैग बनाऊंगा इनपुट एंड इसे दूंगा रेडियो। तो हमें कुछ ऐसा मेल में मिलेगा। अगर इसी चीज़ को मैं रेप्लिकेट कर दूं, यहाँ पे मैं फीमेल लिख दूंगा, फीमेल, एंड तीसरा मैं लिख दूंगा, तुम्हें हर जगह दिखेगा प्रीफर्ड नॉट टू से। तो ये तीनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, जो भी सिलेक्ट करना है तुम सिलेक्ट कर सकते हो। अब एक सिलेक्ट करने के बाद दूसरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, दूसरा भी सिलेक्ट हो जा रहा है, इसे हम लोग ईजिली जेएस की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा रेडियो बटन। उसके बाद आता है एक और टेक्स्ट एरिया। अब जैसे मुझे यहाँ पे मैसेज लिख लेना है, तो यहाँ पे मैं एक बी आर टैग लगाऊंगा ताकि नए लाइन में हो। यहाँ पे मैं लेबल दूंगा, लेबल फॉर हटा दो, यहाँ पे लेबल दूंगा मैसेज एंड यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट एरिया बनाना है। टेक्स्ट एरिया के अंदर इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। तो टेक्स्ट एरिया कुछ ऐसा बन के आएगा, मुझे नए लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ पे बी आर लिख दूंगा, तो ये टेक्स्ट एरिया मेरा नए लाइन में आने लगेगा। अब इस टेक्स्ट ये जो टेक्स्ट एरिया है ये रिसाइजेबल है, इसे तुम रिसाइज कर सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट जितना बड़ा है उससे तुम्हें बड़ा चाहिए तो तुम यहाँ पे तुम्हें रोज एंड कॉल्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा रोज 5, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 5 रोज जितना जगह लेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो ये 10 रोज जितना जगह लेगा। एंड अगर ऐसे ही तुम्हारे पास एक कॉल्स होता है, कॉल्स, अगर मैं इसे भी 10 कर दूं तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसे 100 कर दूं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मतलब यू आर गेटिंग द पॉइंट कि तुम ऐसे करके उसका हाइट एंड विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगर इसके अंदर तुम कुछ लिख दोगे रोहन, तो इसके अंदर अभी देखो ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। इनिशियल वैल्यू जो तुम्हें देना है वो तुम इसके अंदर रैप अप कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा देना है कि जैसे यहाँ पे जो लेबल है उसके बाद भी यहाँ पे लिखा हुआ रहे एंटर योर नेम, तो उससे तुम किसके अंदर डालोगे, इनपुट के अंदर तुम एक और एट्रीब्यूट दे सकते हो, प्लेस होल्डर, जो कि होगा एंटर योर नेम। अब यहाँ पे तुम्हें एंटर योर नेम लिखेगा, जब तुम क्लिक करोगे तब भी दिखेगा, बट जैसे ही तुम अपना नाम डालोगे वो हट जाएगा। इसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। एंड तुम ये टेक्स्ट एरिया में भी प्लेस होल्डर लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लेस होल्डर एंटर योर मैसेज, तो यहाँ पे एंटर योर मैसेज आएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और कुछ भी लिखूँगा तो वो एंटर योर मैसेज हट जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ इनपुट टाइप्स थे जो हमें देखने थे। हमने देखा फॉर्म टैग क्या होता है, हमने देखा इनपुट टैग का वर्क कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के इनपुट टैग्स होते हैं, बट उसे हम लोग आने वाले टाइम में एक्सप्लोर करेंगे। विथ प्रोजेक्ट देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोगों ने देखा लेबल, ये भी डन हो गया, एंड टेक्स्ट एरिया भी हम लोगों ने देख लिया है। अब लास्ट 2 टैग्स बचे हैं, पहला तो है डिटेल टैग, दूसरा है समरी टैग। डिटेल समरी को हमेशा साथ में ही यूज़ करते हैं, इसे कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्म है इसे भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा। एंड अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें डिटेल और समरी टैग का यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिटेल्स, डिटेल्स, एंड इसके अंदर अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक डिटेल्स करके तुम्हें दिख रहा है ड्रॉप डाउन जैसा। अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ, ड्रॉप डाउन जैसा। अभी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, मुझे ये डिटेल्स यहाँ पे तो शो करना नहीं होगा, मुझे एक टाइटल शो करना है, यू आर वॉचिंग कोट्स ऑफ रोहन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा समरी, समरी अबाउट लेट्स से कोट्स ऑफ रोहन,
तो यहाँ पे बन के आ जाएगा ऐसा। अब मैं इस पे जब क्लिक करूँगा तो मुझे इसका डिटेल्स दिखेगा। तो ये कैसे ऐड करूँगा, अब समरी के अंदर जो मैं ऐड करूँगा वो यहाँ पे दिखेगा हेडलाइन में, एंड जो कुछ भी और बाकी मैं ऐड करूँगा वो इसके अंदर में दिखेगा, यानी ड्रॉप डाउन करने के बाद। तो जो मेरा ये था, इसे मैं कॉपी करता हूँ ये फर्स्ट पैराग्राफ को, एंड पैराग्राफ टैग के अंदर डाल दूंगा। तो अभी देखो मैंने स्ट्रक्चर कैसे किया HTML को। सबसे पहले मैंने एक डिटेल्स टैग बनाया है। डिटेल्स टैग के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट है समरी, दूसरा एलिमेंट है पैराग्राफ। अब यहाँ पे हेडिंग भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। H1 में अगर मैं डाल दूँ अबाउट कोट्स ऑफ रोहन, तो हमारा वेबसाइट अभी कुछ ऐसा दिखेगा। अबाउट नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ कोट्स ऑफ रोहन डिटेल्स। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे हेडलाइन भी दिखेगा एंड उसका पैराग्राफ भी दिखेगा। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसे वापस से क्लिक करूँगा तो वो छुप जाएगा, एंड वापस से क्लिक करूँगा तो ये शो हो जाएगा। ऐसे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए तुम डिटेल्स का यूज़ करोगे, जो सब कुछ डिटेल्स के अंदर में रैप अप होगा, एंड जो कुछ भी तुम उसके अंदर डिटेल्स के अंदर समरी में लिख दोगे, वो जब ये बंद रहेगा और जो यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट दिख रहा है वो समरी के अंदर जो लिखोगे वो यहाँ दिखेगा, एंड बाकी और कोई भी टैग जो भी तुम यूज़ करोगे वो सारे छुपे हुए रहेंगे, और जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो वो तुम्हें शो अप होंगे। तो ये था छोटा सा डिस्कशन समरी एंड डिटेल्स टैग का। ये भी हो गया डन, एंड ये भी हो गया डन। अब इस वीडियो के हम लोग एंड तक आ चुके हैं, और वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा 50 मिनट का आई थिंक पहुंच चुका है। अब हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखना है एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन CSS के बीच का डिफरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो CSS के ऊपर ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, हिट दैट बेल आइकन, ताकि तुम्हें जब भी मैं CSS या फिर किसी भी चीज़ की वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड डू कमेंट्स, इट्स रियली मोटिवेट मी अ लॉट, एंड अगर मन करे तो लाइक भी कर देना। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि लास्ट पार्ट पे फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन CSS के बारे में। तो मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट में एक नया index2.html बनाऊंगा, एंड इसके अंदर अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड करूंगा। अब हम लोगों ने देखा था जो भी स्टाइल शीट हम लोगों ने ऐड किया था, ये जो स्टाइल शीट हम लोगों ने बनाया था लिंक टैग के समय, लिंक टैग को जब समझ रहे थे तब बनाया था। इसे लिंक करने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, लिंक टैग का यूज़ करा था, एंड यहाँ पे अपना style.css का नेम दिया था, जो भी हमारे फाइल का एड्रेस था उसका। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करता हूँ, लेट से एक div ऐड करता हूँ, इस div के अंदर मैं लिखता हूँ कोट्स ऑफ रोहन, तो कहाँ कहाँ मैं CSS अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक HTML का पार्ट ही है इसलिए हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। तो पहले तो ऐड कर सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फाइल में। यहाँ पे अगर मैं इसे डिस्पोज करके ये वाले पेज को लाइव कर लूँ तो ये रहा हमारा index2.html, तो /index2.html, ये रहा हमारा कोट्स ऑफ रोहन। अगर मैं स्टाइल के अंदर div को एक स्टाइल दूँ कलर रेड, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सटर्नल CSS, क्योंकि इस फाइल से बाहर हमने CSS को अप्लाई करा है। एंड एक होता है हमारा इंटरनल CSS, जो मैंने यहाँ पे अगर बना दिया, अगर मैंने एक्सटर्नल CSS हटा दिया तो ये वापस से ब्लैक हो जाएगा। एंड हेड टैग के अंदर मैंने स्टाइल टैग खोला, इसके अंदर मैं अगर देता हूँ div एंड कलर रेड, तो भी इसका कलर रेड हो जाएगा। ये होता है इंटरनल CSS। एंड थर्ड होता है हमारे पास इनलाइन CSS, जो कि होता है यहाँ पे मैं देता हूँ कलर रेड। अगर मैंने ये भी किया तो भी इसका कलर रेड हो जाएगा। अगर मैंने उसी div के अंदर लिखा तो वो इनलाइन हो जाएगा, सेम फाइल के अंदर लिखा तो वो इंटरनल हो जाएगा, एंड एक्स्ट्रा फाइल बना के लिखा तो वो एक्सटर्नल फाइल हो जाएगा। सो ये था हमारा पार्ट 4, जो कि बहुत छोटा था। इसके बाद अब हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट CSS। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप कोडिंग।